तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। गुड़ी पाड़वाची हार्दिक शुभकामनाएं और चैत्र नवरात्र की भी ढेरों शुभकामनाएं। शुभ दिन पर शुभ शुरुआत करते हैं और इस वक्त संकेत विदेशी बाजार से तो काफी पॉजिटिव नजर आ ही रहे हैं। दो चीजें, एक तो यूएस फेड सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जिसका सभी को इंतजार है, और जेनेट येलेन की कमेंट्री। बैंक्स के बिगड़े हालात को सुधारने की लगातार कोशिशें हैं और उसी का एक असर है जो कि कल बीती रात अमेरिकी बाजार पर दिखा जाए। देखिए मानसी, जेनेट येलेन जो है वो पावेल साहब की बॉस हैं। अगर आप जेनेट येलेन की कमेंट्री लेके आए डायरेक्टर साहब, तो आपको समझ में आएगा कि काफी हद तक उसके अंदर आपको थोड़ी सी हिंट नजर आएगी कि आज पावेल साहब क्या कर सकते हैं। कल जेनेट येलेन ने एग्जैक्टली कहा क्या है। उन्होंने कहा कि हम ये हर कोशिश करेंगे कि ये बैंकिंग कंटेजियन ना बन जाए, बैंकिंग क्राइसिस एक दो बैंक्स तक सीमित रहे और वो क्राइसिस ना बन जाए। जो हमने अपने ग्लोबल क्यूज में जो पूजा रोज बना के भेजती हैं शेयर भी किए हैं। उन्होंने एग्जैक्ट इस बात पे ही क्यों स्ट्रेस किया कि ये कंटेजियन ना बन जाए, क्योंकि ये इससे हमें एक हिंट मिल सकता है कि फेड आज क्या करेगा जी। क्योंकि वो ये एक तर्ज पे चलता है। आप फाइनेंस मिनिस्टर जी की कमेंट्री को सुनिए यहाँ भारत में, और उसके बाद आप गवर्नर साहब की कमेंट्री को सुनिए, तो आपको एक पॉलिसी मेकिंग में कंटिन्यूटी नजर आती है। दो अलग डायरेक्शन में नहीं जाते हैं कभी भी। तो अगर आप जेनेट येलेन जी की कमेंट्री को देखें, कल जो कोट्स आए शाम को कि हम ये पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो है कंटेजियन नहीं बनेगा, तो ये चांसेस हैं कि आज फेड भी कहीं ना कहीं एक डविश स्ट्राइक करेगा और प्रायोरिटी उनकी कंटेजियन को, क्राइसिस को हैंडल करना है। प्रायोरिटी इस समय इन्फ्लेशन नहीं है। तो आपकी प्रायोरिटी इस समय क्या है? बाजार में 15-20 दिन में फर्क क्या आया? बाजार को ये बात लगने लगा कि इन्फ्लेशन छोड़ो, पहले बैंकिंग सिस्टम बड़ा क्राइसिस लीमन ब्रदर्स ना बन जाए। तो एक भारी भूचाल आया पूरे दुनिया भर के मार्केट्स में। जब वो संभला और जितनी तेजी से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने एक्ट किया, ये समझ में आया कि अब वो लीमन क्राइसिस नहीं होने देंगे। तो इस समय थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, प्रायोरिटी जो है वो शिफ्ट हो गई है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट से क्राइसिस ना होने देने की। इसीलिए कल आपको जेनेट येलेन की कमेंट्री में एग्जैक्टली वही नजर आया। अगर हम बात करते हैं कि क्या 3 पॉसिबिलिटीज हैं और बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, पॉसिबिलिटी क्या है और बाजार कैसे रिएक्ट करेगा, डायरेक्टर साहब अब वो प्लेट लेके आइए। एक पॉसिबिलिटी ये है कि भाई 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आए, जो बैलेंसिंग है कि इन्फ्लेशन पे भी नजर है और एडिक्वेट लिक्विडिटी भी बनी रहे बैंकिंग सिस्टम में। अगर वो होता है तो तेजी संभव है, जो चल रही है ऑलरेडी। अगर बढ़त नहीं की, कोई रेट हाइक नहीं आया, तो एक भयंकर तेजी आ सकती है बाजार में। संभावना है, ये भी संभावना है। कम हो सकती है संभावना। सबसे ज्यादा अगर आप पूछें तो संभावना 25 बेसिस पॉइंट की है। 89% चांसेस होगा 25 बीपीएस को, और 11% मानते हैं कि शायद रेट हाइक। बट 11% भी है तो ऑन द टेबल, ऐसा तो नहीं है कि 0। तो मीगर चांस लेकिन है। लेकिन है कि हो सकता है पॉज कर दें, और उसके बाद लास्ट ऑफ कोर्स आधा वो बहुत कम चांसेस हैं। बाजार की जो इस समय हाल है, जो फ्रेजिलिटी दिख रही है बैंकिंग सिस्टम की, इसकी बहुत लो प्रोबेबिलिटी है। अगर ये आई तो आपको बाजार में अच्छी खासी गिरावट दिख सकती है। तो ये फेड कैसे चलेगा और बाजार कैसे रिएक्शन देगा, उसका आपको एक हाल बता रहे हैं। लेकिन ये पूरा जो मामला है, कैसे फेड का स्टांस बदला है लास्ट 15-20 दिन में बैंकिंग क्राइसिस को लेके, उन सब चीजों के बारे में हमारे साथ पूजा जुड़ रही है पर्सपेक्टिव में रखने के लिए। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए क्यों इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेड मीट? जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा इस बार फेड का फैसला, और उस पर नज़र रहेगी, क्योंकि 1 महीने पहले तक जो सिचुएशन थी और कुछ महीने पहले तक भी जो फेड के चेयरमैन के बयान आ रहे थे, वो और अब की जो सिचुएशन है वो काफ़ी अलग हो चुकी है। अब फेड के सामने बड़ी चुनौती होगी कि एक तरफ बैंकिंग संकट है और एक तरफ महंगाई की भी चिंता है। तो उसको बैलेंस करते हुए फेड की कमेंट्री क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि बीच में फिर हमने देखा कि एसवीबी, सिग्नेचर बैंक डूबने की खबर आई, क्रेडिट स्विस, यूबीएस की डील भी हो चुकी है इस बीच। तो उसके बाद ये पहली बैठक होगी। तो बाकी फेड की बैठक एक तरफ, और ये जो इस बार की बैठक होने जा रही है वो एक चुनौती भरी रह सकती है फेड के लिए। और हमारा मानना है कि इस बार की जो कमेंट्री होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। 0.25% की बढ़ोतरी होने की तो पूरी संभावना है, लेकिन कमेंट्री जो होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब इसमें हम कुछ नर्म रुख देख सकते हैं फेड की तरफ से। ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकने के संकेत पर भी आ सकते हैं, इसकी भी संभावना बताई जा रही है। जो कि 7 मार्च के फेड चेयरमैन के बयान को हम देखेंगे तो वो काफ़ी अग्रेसिव साउंड कर रहे थे। उनका कहना था कि महंगाई पर काबू पाने तक बढ़ोतरी जारी रहेगी, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं एक नरमी देखने को मिल सकती है।
इसके अलावा फाइनेंशियल स्थिरता को लेकर कमेंट्री पर नजर रहेगी और अन्य बैंकों पर असर ना हो इसको लेकर भी फेड क्या कुछ कदम उठा रही है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना इस बार की बैठक में। अब बात करते हैं टारगेट रेंज की। तो अब माना जा रहा है 1 महीने पहले संभावना बिल्कुल अलग थी और अब जो सिचुएशन बन रही है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब जो मौजूदा रेंज बताई जा रही है वो 4.5 से 4.75% की बताई जा रही है, जिसकी कि 41% संभावना है। 1 महीने पहले इसकी 0 प्रोबेबिलिटी थी कि ये रेंज रह सकते हैं, तो 5% के नीचे अब टारगेट रेंज आ चुका है। 4.75 से 5% इसकी प्रोबेबिलिटी 59% है, जो कि 1 महीने पहले 82% थी, और अब 5% से ऊपर की जो पॉसिबिलिटी है वो तो अब 0 रह चुकी है। तो मौजूदा रेंज जो निकल कर आ रहा है वो अक्टूबर 2007 की ऊंचाई से अगर देखेंगे तो काफी कम हो चुका है और 4.5 से 4.75% की अब नई संभावनाएं बताई जा रही हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी इस बार की बैठक। 0.25% की बढ़त तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन कमेंट्री किस तरह से आती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। एब्सोल्युटली, बाजार अब यही सुनना चाहता है, क्या डॉविश कमेंट्री आती है, रेट हाइक कब तक रुक सकते हैं, इस पर क्या सिग्नल आ सकता है, क्योंकि बहुत हद तक 25 बीपीएस तो बाजार डिस्काउंटिंग भी कर रहा है, लेकिन आगे किस तरह की राह बन सकती है उस पर आज क्या कहेंगे पावल साहब, उस पर जरूर नजर आएगी। शुक्रिया पूजा, ये सब हमें समझाने के लिए। चलिए अब डोमेस्टिक ट्रिगर्स को भी डिस्कस करते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में शॉर्ट कवरिंग के बाउट्स जैसा सिनेरियो तो बनता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करता, बहुत जल्दी फ्रिजल आउट हो जाता है। अजय, कल भी हमने देखा हालांकि 17,100 के ऊपर आप बंद हुए, 17,050 एक बड़ा सपोर्ट है। रिलायंस ने इतनी बड़ी सपोर्ट दी कल, लगभग चाहे दोनों ट्रिगर्स अलग थे, कहीं ना कहीं टेक्निकल ओवरसोल्ड जोन था, उससे बाहर आता हुआ बाजार दिख रहा है। देखिए अभी आप शॉर्ट कवरिंग का मजा ले रही हैं। हाँ। यूएस मार्केट में भी हो रहा है, हमें मजा मिल रहा है। एफआई की सेलिंग क्या कम हो गई है? आंसर इज नो। एफआई की सेलिंग अभी भी जारी है, लेकिन टेक्निकली इतना ओवरसोल्ड चले गए थे। Correct. तो आपने 16,830-840 के करीब हम चले गए थे। अगर हम निफ्टी का चार्ट ला सकें जो डिम्पी ने भेजा होगा या अंश ने भेजा होगा, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा खासा रिबाउंड आ गया है। 300 पॉइंट का रिबाउंड आ चुका है अभी। तो आपने प्योर ओवरसोल्ड पोजीशन में अगर पोजीशन बनाई है तो आप इसे बल्ले बल्ले कर रहे हैं, आपकी तो गुड़ी पड़वा बन गई। अब आप नई वरना खरीदते हैं या नया एसी या टीवी खरीदते हैं, लेकिन काम हो गया आपका। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी आप देख रहे हैं तो बहुत ब्रीफली टच हुआ, लेकिन 200 डीएमए के पास फिर से वापस आ गया। देखिए निफ्टी जो है वो 200 डीएमए के नीचे काफी समय बिताया, बैंक निफ्टी ने नहीं बिताया। एक्चुअली बैंक निफ्टी का ड्यू था 200 डीएमए के नीचे जाना, गया ब्रीफली और रिबाउंड आया, क्योंकि वो पहले बहुत पिट गया था। अगर आप देखें बैंक निफ्टी पहले बहुत पिटा हुआ था, तो बड़े बैंक्स रिबाउंड कर रहे हैं। कल जितना भी निफ्टी का रिबाउंड आया उसके अंदर आधा रिबाउंड रिलायंस के ऊपर था। रिलायंस भी 8 दिन से गिर रहा था। तो इस समय पोजीशन बनी है ओवरसोल्ड में, लॉन्ग पोजीशन। अभी क्या करना चाहिए साहब? अभी आपको लेवल्स के साथ खेलना चाहिए। अभी 17,200 ऑलमोस्ट आ गया है, 17,300 400 हम अटेम्प्ट करेंगे कि थोड़े शॉर्ट्स अभी भी सिस्टम में है, वो कैरी ऑन होंगे। और लॉन्ग पोजीशन अगर अभी आपकी है तो जल्दबाजी ना करें काटने में, आप होल्ड करें। बाजार का जो मीडियम टर्म रुख है ग्लोबल क्यूज की वजह से भी पॉजिटिव है। फ्रेश शॉर्ट वाले क्या करें? जो मौके देख रहे हैं शॉर्ट करने के, क्या ये खुलते ही आज बाजार शॉर्ट कर दे? नहीं, आने दीजिए बाजार को 17,400 17,500 के आसपास, उसके बाद शॉर्ट का व्यू बनाएंगे। क्या कंप्लीटली पलट गई हैं चीजें? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं बदली हैं। क्या जब तक बहुत बड़ा स्टांस नहीं चेंज होता है फेड का, अभी हम फेड की कमेंट्री देख के बाजार को खींचने दीजिए, उसके बाद शॉर्ट करिए। कूदिए मत आज ही शॉर्ट कर दें खोल के। और क्योंकि बाजार टेक्निकली बहुत ओवरसोल्ड और बहुत शॉर्ट पोजीशन से बाहर आ रहा है। अगर आप आपको एंजॉय करना है, जैसे कुछ उस दिन बोल रहे थे, लॉन्ग पोजीशन एंजॉय करिए आप। तो इस तरह का बाजार हो गया। रेंज हमने 39,500 40,500 की बैंक निफ्टी पर भी आ गई है। देखिए लॉन्ग पोजीशन तो होल्ड करिए, शॉर्ट का मूड बना रहे तो रुक के बनाइए। पहले फेड का मैटर निकल जाने दीजिए। रोज आपको ट्रेड करना जरूरी भी नहीं है बाजार में, ये बहुत बड़ा इवेंट है, ये वन साइड चेंज कर सकता है चीजों को, इसलिए थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करें। लेकिन एफएनओ में क्या हो रहा है आपने नजर लगाई है? डिम्पी पता है? हाँ डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ थे आप 2 दिन से? बताइए एफएनओ में क्या रीड कर रहे हैं आप? मामला क्या दिखाई दे रहा है, स्पेशली एफआईआर्स का? देखिए एफआईज ही हैं जो है। अब आप ये अभी जो जितनी भी चर्चा कर रहे थे, मैं आपके पूरी टोटल समरी में से 2 पॉइंट उठा लेता हूं। पहला, एक तो एफआईज क्या कर रहे हैं, और दूसरा मार्केट में बारूद बहुत है।
मैं ये वर्ड इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, बारूद वर्ड, क्योंकि ये बाजार फेड है ना, वो चिंगारी और दबाने दोनों का काम कर सकता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चरली मूवमेंट भी देखेंगे ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सारे पॉइंट आपके सामने मैं लेके आता हूं। पहले आते हैं डीआईएस का कैश सेगमेंट। यहाँ पे 1946 करोड़ रुपए की, ये मैं कभी नोटिस नहीं करवाता, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए नोटिस करा रहा हूं क्योंकि आप बार बार जब हम चर्चा करते हैं मार्केट की फॉल हो रहा है, उसमें डीआईएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहा अब खरीदारी के तौर पर। एफआईएस की बिकवाली हर कोई डिस्कस कर रहा है, लेकिन डीआईएस की खरीदारी मोटे तौर पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको थोड़ा अब डिस्कस करना चाहिए। अब ये शुरू हो चुका है। दूसरा पॉइंट, इसी की प्लेट में अगर आप एक इंडेक्स स्टॉक्स का फ्यूचर वाला हिस्सा लेके आए तो आपको मैं एक पॉइंट और बताता हूं। 2000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी स्टॉक्स के फ्यूचर्स में हुई है। ये इंपॉर्टेंट है अब नोटिस करना, इससे पहले ये नोटिस नहीं होता था। काफी दिनों बाद 2000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। अब स्टॉक पिकिंग होगा, अब चुनाव होगा, बड़े बड़े प्लेयर्स आके मार्केट के अंदर शेयर्स को वैल्यूएशन जज करके पकड़ना शुरू करेंगे। ये पहला एक चेंज दिखा हमको। आते हैं आगे, निफ्टी के अंदर कल क्या हुआ। 2.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा हुआ है, प्रीमियम 65 पॉइंट है। कल थोड़ी बहुत लॉन्ग्स बने हैं निफ्टी के अंदर, कई दिनों के बाद हमने शॉर्ट कवरिंग बात हल्का सा फ्रेश लॉन्ग बनता हुआ देखा है। ये एक अच्छा साइन है बाजार के पास। और एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अब हम 16,800 को पक्का करने की प्रोसेस में जा रहे हैं, 17,000 को पक्का करने की प्रोसेस में जा रहे हैं, तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तरह काम करेंगे। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी अपने 200 दिनों के एवरेज के ऊपर आ गया वापिस से। ये टिपिकली इन्वेस्टर एवरेज होती है जो कि सेंटिमेंटल बहुत इंपैक्ट डालती है। आ जाते हैं इसके अंदर कल क्या हुआ। इसके अंदर कल शॉर्ट कवरिंग हुई है, वो जो कि 0.99% की हुई है। प्रीमियम 155 पॉइंट का है। आते हैं पीसीआर पे। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से देखें, जो बुल्स ग्रिप आ रही है वो बैंक निफ्टी में पहले आ रही है। आपको फील गुड बैंक निफ्टी से होगा, अभी निफ्टी से उतना नहीं होगा, बट हाँ हो जाएगा आने वाले दिनों में। 0.89% इसका भी है। आते हैं विक्स पे। देखिए विक्स आपका ना दोस्त है ना दुश्मन है इस समय। इस समय ये कोई आपका ना दोस्त है ना दुश्मन है। आप इसको किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए जैसे आपको कैलकुलेट करना है। 15 साढ़े 15 का विक्स कोई मतलब नहीं रखता। आते हैं जिसके अंदर कि कल एफआईज ने टिपिकली कल क्या किया। कल एफआईज ने टिपिकली फ्यूचर्स को खरीदा है, माफ कीजिए कॉल्स को खरीदा है और पुटों को बेचा है। ये जो टर्न हुआ है ना कल ऑप्शंस चेन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 17,000 के लिए अब एक नया बेस आपका बन जाएगा। और अभी आप 177 पॉइंट ऊपर है एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से। कल रिटेल ने कल क्या किया, कल रिटेल ने फ्यूचर्स खरीदे हैं। रिटेल ट्रैप्ड है, ध्यान रखा जाए इस बात का। रिटेल बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है। इसको सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, सिर्फ एक आदमी, वो है एफआईज। एफआईज रिटेल को बचा सकते हैं अगर अपनी लॉन्ग होल्डिंग्स को वो थोड़ा और बढ़ा दें। आपको मालूम है उनकी लॉन्ग होल्डिंग्स हमें कितनी हो गई है, 8.4%। मैंने राउंड ऑफ करके 9% लिखा हुआ है ताकि 4% में हम ना जाए। 9% सिर्फ वो लॉन्ग रह गए हैं। 91% शॉर्ट है, रिकॉर्ड स्तर पे है। इतना तो उस समय भी नहीं हुआ जिस समय कोविड आया था। ये यूक्रेन वॉर पे भी नहीं हुआ जिस समय इस समय है। तो फेड का इवेंट जो भी आप अभी चर्चा कर रहे थे और मैंने आपके सामने बात रखी कि बारूद बहुत है, ये वही बारूद है जो एफआईज की होल्डिंग में आपको दिखेगा। 91% शॉर्ट में से अगर वो 20% भी कवरिंग पे आ जाएंगे तो आप 18,000 के लेवल को भी टेस्ट करने की हिम्मत रखते हैं। आप इस चीज को ना भूलिएगा। आ जाते हैं जल्दी से, मैं ऑप्शंस का डाटा और बता देता हूं। 40,000 की बैंक निफ्टी की कॉल पुट के अंदर अच्छा काम हो रहा है। अगर किसी को काम करना है तो इसी में कर सकते हैं। और अगर रिटेल के पार्टिसिपेशन देखा जाए तो इस पूरे फॉल में, इस हल्की हल्की राइज में रिटेल एक ही चीज कर रहा है, मार्जिन भर के पोजीशन रख रहा है पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से, बस और कुछ नहीं कर रहा। क्योंकि 60% उसकी होल्डिंग्स अभी भी लॉन्ग में खड़ी हुई है, वो माल काट ही नहीं रहा, मार्जिन दे रहा है। डिम्पी, ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, डेटा जो आपने शेयर किया है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज, ये एक आम फेड मीट नहीं है और इसीलिए हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि ये इसकी कमेंट्री जो है बाजार को दोनों साइड पे स्विंग कर सकती है। तो ये चीज़ों को देख के आप एक्ट करें। इसका मतलब क्या है इंडियन ट्रेडर के लिए, मार्केट के लिए ये फेड मीट क्या मायने रखती है, ये सवाल हम पूछेंगे, समझेंगे निकुंज से। निकुंज हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। कल शाम को जैनेट येलेन जी ने भी एक बड़ा आश्वासन देने वाली स्पीच दी, वो जो है पावेल साहब की बॉस हैं। तो क्या ये सेंस बन रहा है कि एक ही अलाइनमेंट रहता है, एक ही पॉलिसी मेकिंग का, दो अलग डायरेक्शन में नहीं है? तो क्या ये उम्मीद करी जा सकती है कि गवर्नर साहब फेड के वो थोड़ा एक डविश इस बार टिल्ट ले लें? आप कैसे देखते हैं, ऑड्स को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कल रात को यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से या हमें मिसेस येलेन से किस प्रकार की कमेंट्री मिली। उन्होंने ये बोला है कि वह एक बैंक्स में अगर डिपॉजिटर्स
कि यूएस इकोनॉमी में जितने भी बैंकिंग सेक्टर जितने भी डिपॉजिटर्स हैं दे विल प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स, सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है। तो एक बात तो पक्की है कि यूएस मार्केट और यूएस गवर्नमेंट एंड फेडरल रिजर्व विल नाउ इंश्योर दैट यूएस बैंकिंग सिस्टम के अंदर कोई बहुत बड़ा कोलैटरल डैमेज नहीं होगा। ये अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये है जी कि कोलैटरल डैमेज नहीं होगा, डिपॉजिटर्स का पैसा जो है एक प्रकार से इंश्योर्ड है, मगर जो एक्चुअल लॉस है वो लॉस की भरपाई कौन करेगा? लॉस तो रियल है, जो लॉस 650-750 बिलियन डॉलर के जो आंकड़े घूम रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, उसका लॉस की भरपाई कौन करेगा? बिकॉज वो लॉस तो आपकी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से आ चुका है। तो ये आज अच्छी बात है कि यूएस फेड इंडिकेट कर रहा है कि किस प्रकार हम खड़े हैं और हम यूएस बैंकिंग सिस्टम को संभाल लेंगे, मगर आगे क्या होगा? अंग्रेजी में हम कहते हैं आर दे किकिंग द कैन डाउन द रोड। अब फेड की बात करते हैं। फेड क्या कर सकता है? रेट बढ़ा सकता है। अगर रेट बढ़ाता है तो एक बात जाहिर है कि यूएस फेड को लगता है कि यूएस बैंकिंग सिस्टम एक और रेट हाइक अब्जॉर्ब कर सकता है। सेकंड, एक और इंडोर्समेंट है कि इन्फ्लेशन अभी खत्म नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से नियर टर्म में अगर फेड रेट बढ़ाता है तो अच्छी बात है। ये मेरा पर्सनल मानना है, एक माइनॉरिटी व्यू है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक प्रकार का एंडोर्समेंट दिया है कि यूएस फाइनेंशियल सिस्टम रेट हाइक अब्जॉर्ब कर सकता है, कॉन्फिडेंस आता है, मगर वो रेट नहीं बढ़ाता है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी खबर जो लगेगी वो वास्तव में बुरी खबर है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि यूएस फाइनेंशियल सिस्टम इस समय एक रेट हाइक अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो ये जो आपने बात कही थी कल, एक्चुअली आपने बताया था कि आपको ये कॉन्ट्रा व्यू आ रहा है कि रेट हाइक के बाद भी बाजार भाग सकता है। रेट हाइक के बाद बाजार भागेगा। तो हमने 3 इसके ऑप्शन निकाले कि एक छोटा हाइक 25 बेसिस का तो चल सकता है बाजार, बड़ा हाइक जिसकी कम प्रोबेबिलिटी है अब जो दिख रही है बट है प्रोबेबिलिटी ऑन द टेबल, और नो हाइक की। आपके हिसाब से इन तीनों की में कैसा बाजार रिएक्ट करेगा? छोटा हाइक 25 बेसिस पॉइंट का 50 बिप्स अगर आता है, जो कि प्रोबेबिलिटी कम है, बहुत कम है, तो मार्केट वो होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से उस सिनेरियो को हटा देना चाहिए। 25 बिप्स और नो हाइक। दिस इज जस्ट माय पर्सनल व्यू इज दैट इफ देयर इज अ रेट हाइक टुमारो मार्केट्स विल रैली। ओके, और अगर नहीं किया, नहीं रेट हाइक करा तो मेरे हिसाब से मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि बिकॉज डीप ट्रबल का अंदेशा है कि जी हाँ। आपके 2 मुद्दे हैं इस समय। मुद्दा नंबर 1, इंटरेस्ट रेट फंक्शन, विच इज इंटरेस्ट रेट का जो कर्व है दैट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पिक आउट नहीं हुई है, तो यूएस फेड को इन्फ्लेशन नीचे लाना ही पड़ेगा। तो वो एक ट्रेजेक्ट्री चल रही है, मगर वो ट्रेजेक्ट्री अगर वो चेंज करते हैं अचानक, जो फाइनेंशियल सिस्टम में हो रहा है, इसका मतलब है कि फाइनेंशियल सिस्टम की जो कंडीशन है दैट इज फोर्सिंग द फेड टू रीथिंक द टाइटनिंग पार्ट। तो जब पार्ट से अपने वेवर हो रहे हैं तो इसका क्या कारण है, और क्या यूएस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इस समय इतनी चिंताएं हैं कि वह एक रेट टाइटनिंग की जो कमिटमेंट थी उससे दूर जा रहे हैं? फेड ने अभी भी अपना 2% का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वह चेंज नहीं करा है। तो बड़ी बिग पिक्चर के आर्ग्यूमेंट हम करें तो मेरा मानना है, ये पर्सनल मानना है, कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक कल आता है और यूएस फाइनेंशियल सिस्टम को अगर फेड आकर के बोलता है कि वहाँ पे कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं लग रहा है, तो मार्केट रैली करेगा। यूएस फाइनेंशियल सिस्टम को संभाल के रखने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इन्फ्लेशन फाइटिंग के अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो फेड ये आकर अगर समझाता है तो मार्केट रैली करेगा। अगर फेड आके बोलता है इन्फ्लेशन ज़्यादा है मगर वी बीन फोर्स्ड नॉट टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, देन दैट मीन्स दैट बड़ी समस्या आ रही है। That means if Fed is worried, it is really a big. If Fed is worried, we should be worried. We should be worried, right? Correct. लेकिन हम यहाँ इंडियन बैंकिंग सिस्टम की भी बात करते हैं कुछ, क्योंकि कल एसबीआई के मैनेजमेंट मीट के कुछ कंक्लूड्स निकल कर आए। अब तक जो बात की जाती है क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब इस नोट में निकल कर आ रहा है शायद क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी मॉडरेट हो सकती है, और ये बात आप भी पहले कह चुके हैं कि बेस्ट ऑफ द निम्स आर बिहाइंड अस। सो इसको कैसे रीड करना चाहिए? आई एम सरप्राइज्ड विद दैट रिपोर्ट एक्चुअली, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा है कि आसपास के एक रिपोर्ट है, ऑफिशियल कमेंट है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 15 से 16% के आसपास की उन्होंने क्रेडिट ग्रोथ की गाइडेंस दी है। लास्ट क्वार्टर में आकर के उन्होंने क्रेडिट ग्रोथ की जो गाइडेंस थी उसको बढ़ा दिया है। तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बोल रहा है कि अगले साल जो क्रेडिट ग्रोथ उन्हें FY24 में दिख रही है उसके अंदर थोड़ा सा धीमापन आएगा? क्या ये बेस की वजह से है या फिर क्या ये इकोनॉमी में स्लो डाउन हो रहा है? ये बोलना बहुत मुश्किल है। मगर ये बात तो ज़रूर है कि जो शुगर रश हमने देखा था 2023 के अंदर, खास करके लास्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर बैंकिंग सिस्टम के अंदर, वह मेरे हिसाब से इस समय पीछे हो चुका है। मुझे लगता है मार्केट अब डिफ्रेंशिएट करने लगेगा छोटे बैंक्स में, बड़े बैंक्स में। जब एक राइजिंग टाइड होती है तो छोटा बड़ा, मिड टियर, लार्ज टियर सब एक साथ ऊपर जाते हैं। शायद हमने ये फैक्टर देखा था दिवाली के बाद से जनवरी तक। तो बजट के बाद आपने बैंक लिया,
डिडंट मैटर वेदर वो छोटा बैंक है बड़ा बैंक है, एज लॉन्ग एज यू बॉट अ फाइनेंशियल स्टॉक, मार्केट ऊपर गया था, वो स्टॉक में आपको पैसे बने। मगर मुझे लगता है 2024 में वैसा नहीं होगा। बिग बैंक्स विल आउट परफॉर्म, बिग बैंक्स विच हैव अ स्ट्रॉन्ग कासा दे विल आउट परफॉर्म। मिड टियर बैंक्स के अंदर जो हमने शुगर रश देता था वह खत्म हो चुका है। और स्मॉल पीएसयू बैंक्स, मैं कई बार उन बैंक्स के नाम ले चुका हूँ, स्मॉल पीएसयू बैंक जो हैं मुझे लगता है वो अंडर परफॉर्म करेंगे। यूको बैंक का डायरेक्टर साहब चार्ट फायर करिए, एसबीआई का चार्ट फायर करिए, आप साल के बिगिनिंग से देखिए इनके चार्ट्स, और 52 वीक हाई से इनकी डिक्लाइन देखिए। अभी देखते हैं हम कहते हैं ना जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यूको बैंक, आप देखिए यूको बैंक ऊपर में कितना, 36 रुपये आ गया था। 52 वीक हाई से यूको बैंक 110 रुपये ऊपर है, मगर 36 रुपये के आसपास था और 36 रुपये से गिरा करके 24 रुपये हो चुका है। कितनी बड़ी गिरावट आई है। एसबीआई को देखिए, आईसीआईसी बैंक को देखिए, या बीओबी को देखिए। बीओबी मेरे हिसाब से 190-200 के आसपास गया था, 170 है अभी। देखिए एसबीआई इतनी ज़्यादा गिरावट उसमें नहीं आई है। आप बीओबी को देखिए, इतनी ज़्यादा गिरावट उसमें नहीं आई है। मगर 15-20% गिरे, वो 50% गिर गया। 36 वाला 24 हो गया, हम बात 50% गिर गया। हम बात नहीं कर रहे हैं, ये 15-20% गिरे, ऑलरेडी गेम चेंज हो चुका है। बिल्कुल निकुंज, हिंदुस्तान जिंक चौथी बार अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, और क्योंकि वेदांता के पास ऑलमोस्ट 65% स्टेक है, तो इसी के नाते करीब 7,125 करोड़ वहां पर भी मिलेंगे। कैश पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव दिखेंगे, और अब यहाँ पर कैसे सेंटिमेंट्स नजर आ सकते हैं? देखिए, आपको समझना है कि हिंदुस्तान जिंक को इंडिपेंडेंटली देखना है। हम इस कारण में नहीं जा रहे हैं कि वेदांता ने क्यों कैश निकाला, क्या वो कैश स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए है या नहीं है। मैं एक 2-3 चीज़ ब्रिंग आउट करता हूँ। आप जब किसी भी कंपनी को देखते हैं तो कंपनी को इंडिपेंडेंटली वैल्यू करते हैं, और कंपनी की आप डिविडेंड यील्ड को देखते हैं। तो कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड हिस्टोरिकली काफ़ी हाई रही है, अब वो चेंज हो जाएगी बिकॉज कंपनी में से कैश निकल चुका है। सेकंड, आप इतना कैश अगर कंपनी में से निकाल रहे हैं तो कंपनी की ग्रोथ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे। जिंक और हिंदुस्तान जिंक के अंदर जो स्ट्रेंथ है वह इनकी माइनिंग सेक्टर की स्ट्रेंथ है, कमोडिटी की स्ट्रेंथ है, वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया में। मगर आप क्या उस बिजनेस को आप और ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि आपने कैश ऑलरेडी निकाल लिया है। तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान जिंक जो एक स्टॉक था, ट्रेडिंग स्टॉक रहता था। जब स्टॉक नीचे जाता था 6.5-7% डिविडेंड यील्ड थी, इसके अंदर कंफर्ट जोन में मार्केट आ जाता था। कमोडिटी प्राइसेस में हम देखते थे जब उछाल आता था स्टॉक आउट परफॉर्म करता था। तो ये एक डबल बेनिफिट मिलता था इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को, क्वेश्चन ऑफ अपटिक ऑफ हाई कमोडिटी प्राइसेस एंड क्वेश्चन ऑफ अ हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक। अब डिविडेंड तो इसमें आने वाला नहीं है। कैश अब $1 बिलियन से भी कम हो चुका है, जो एक ज़माने में 25,000 करोड़ से ऊपर होता था। मैं इन कारणों में नहीं जा रहा हूँ कि वेदांता राइट कर रहा है रॉन्ग कर रहा है, वो एक दूसरी बात है। मगर हिंदुस्तान जिंक के मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स के नज़रिए में हिंदुस्तान जिंक की डिविडेंड यील्ड अब नीचे आएगी। किसी भी स्टॉक की डिविडेंड यील्ड अगर नीचे आती है तो आपको पता है कि उसकी जो वैल्यूएशन है उनमें परिवर्तन आता है। ओके, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज ये सारे एनालिसिस के लिए। तो हिंदुस्तान जिंक पर हमने डिस्कशन किया। एसबीआई के इस मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद बैंक्स को भी आज देखेंगे। आज तो इनफैक्ट ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह के गेन्स मिल सकते हैं, क्या शॉर्ट कवरिंग का बाउट आपको चेस करना चाहिए, नहीं चेस करना चाहिए, आज की टेक्निकल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बनाने के लिए। हमारा पूरा पैनल तैयार है। हमारे साथ संतोष मीना है और साथ ही हमारे साथ विभोर भी हैं, बात करते हैं उनसे। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। संतोष, बाजार में रोज ऐसे सिम्टम्स बनते हैं, आपको लगता है कि शॉर्ट कवरिंग का बाउट आएगा और बड़ा बाउट आएगा। थोड़े थोड़े पॉइंट्स की शॉर्ट कवरिंग हालांकि हमें मिली है कल भी, लेकिन आज जो एसएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, क्या उसे चेस करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सभी को और 18 नाउ के सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई बिलीव कि शायद ये नया वर्ष मार्केट के लिए भी जो 6 महीने से मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने का काम कर सकता है। टेक्निकली बात करें तो निफ्टी 16,800 के आसपास बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। कल एक अच्छी चीज़ ये हुई कि एक पॉजिटिव ओपनिंग के बाद मार्केट ने अपने गेंस गिव अप नहीं किया। नॉर्मली ऐसा होता है कि पॉजिटिव ओपनिंग बेयर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है फ्रेश शॉर्टिंग के लिए। और तो टेक्निकली हमको थोड़ा सा बॉटम आउट फॉर्मेशन दिख रहा है, बट जो मेजर ट्रेंड डिसाइड होगा मुझे लगता है एफओएमसी की मीटिंग के बाद होगा। मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन पकड़ लेगा, हो सकता है वो नीचे की भी हो सकती है, बट चांसेस मुझे लगता है ऊपर के साइड की ज़्यादा है। और जो एफआईएस का डेटा एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, 92% पर शॉर्ट है। हालांकि ये शॉर्ट बढ़ते ही जा रहा है, हम 75% से एक ओवरसोल्ड करते जा रहे हैं, बट वो 92% के आसपास पहुंच गया है, जो हिस्टोरिकल लेवल आज तक कभी नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा शॉर्ट्स हमने एफआईएस की तरफ से देखा है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि इंडिया विक्स जो बाउंस बैक किया था अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे एग्जैक्ट हॉल्ट किया और वहाँ से रिवर्स कर रहा है। सो कुछ ट्रिगर्स जो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद एफओएमसी की जो मीटिंग है वो एक ट्रिगर कर सकता है मार्केट में एक मेजर शॉर्ट कवरिंग रैली का।
लेकिन आज मार्केट शायद थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, मार्केट में वॉल्यूम थोड़े से कम रह सकते हैं अहेड ऑफ इवेंट। सो अगर कोई इंट्राडे डिप मिलता है पॉजिटिव ओपनिंग के बाद तो खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। तो निफ्टी में अगर कोई डिप मिलता है तो खरीदारी करें, 16,950 के स्टॉप लॉस रखें, 17,230 का इमीडिएट टारगेट नजर आता है और एक्चुअल टारगेट 17,440 जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो आ रहा है। बैंक निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है लगातार, और हम जो डेटा भी देखें एफआईएस की तरफ से तो उनकी तरफ से जो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्टिंग हो रही है वो मेजरली निफ्टी में हो रही है, और वही हम आईटी में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में इतनी शॉर्टिंग्स नहीं हो रही है, और मेरे हिसाब से जो ग्लोबल बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस है वो हमारी इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे 39,500 के स्टॉप लॉस से 40,200 40,500 के लिए बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सो मेरा आज बाय ऑन डिप का व्यू रहेगा, और मुझे लगता है जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है आज का दिन वेट एंड वॉच करें। एफओएमसी की मीटिंग के बाद जो ट्रेंड डेवलप होता है तो वो बड़ा ट्रेंड रहेगा, 200-300 पॉइंट ऊपर भी मिलेगा, तो मेरे हिसाब से लेट नहीं होगा, क्योंकि अगर वो तेजी आएगी तो फिर 1,000-1,500 पॉइंट्स की तेजी रहेगी। ओके, तो चलिए संतोष शाह की राय, 40,500 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में नजर आते हैं, और कल तो 532 अंकों की आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में नजर भी आई थी। विभोर गुड मॉर्निंग, शॉर्ट कवरिंग नजर आई है और अब पुल बैक में खरीदारी के मौके भी मिलते हुए दिखेंगे। किस तरह से देख रहे हैं बाजार के आज के सेंटिमेंट्स? क्रूशल लेवल 17,100 के मार्क्स को हमने होल्ड किया था कल। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। निफ्टी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा खासा पुल बैक है। सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि मार्केट एक नहीं दो बार 16,800 के लेवल तक गया, बट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। वो जो एक 16,800 का एक सपोर्टिव जोन था, 16,820 16,830, वहां से डेफिनेटली बाउंस लिया। इवन कल भी हमने देखा था कि मार्केट एक काइंड ऑफ ग्रीन कैंडल बनाने का ट्राई कर रहा था, 17,000 के ऊपर क्लोज करना चाह रहा था। परसों भी हमने देखा सेकेंड हाफ में एक रिकवरी आई है, तो डेफिनेटली ये एक सपोर्टिव मूवमेंट ही है। और यहाँ पे मेरा जो स्टांस रहेगा वो 16,250 16,300 तक निफ्टी जा सकता है। चलिए इंडेक्स पर ये नजरिया। विभोर, साथ ही आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए, कौन से स्टॉक्स है इस वक्त आपके रेडार पर? सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करना चाहूंगा वो रहेगा मार्केट लीडर से, रिलायंस से। रिलायंस में सबसे बेस्ट पार्ट क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो विंडफॉल टैक्स कम किया है वो एक अच्छा खासा पॉजिटिव इंपैक्ट दे सकता है। उसके बाद सेकेंडली यहाँ पर एक एग्जैक्टली सपोर्टिव जोन पर जाकर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है, तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम 2270 रुपीज पे। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2217 का, और टारगेट रहेगा यहाँ पर 2360 का, 2360 रुपए का मेरा टारगेट रहेगा। सेकंड रहेगा यूटीआई एएमसी। यूटीआई एएमसी में भी एग्जैक्टली यही हुआ कि सपोर्टिव जोन के पास जाकर इसने एक मॉर्निंग स्टार बनाया, और यहाँ पर पराग पारेख म्यूचुअल फंड्स ने भी इसके ऑलमोस्ट 11 लाख शेयर के आसपास बाय करे थे। स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस टाइम 675 रुपीज का, स्टॉप लॉस रहेगा 625 का, टारगेट रहेगा 750 रुपए का। एंड लास्टली मेरा थर्ड स्टॉक रहेगा लिंकन फार्मा। लिंकन फार्मा में यहाँ पर प्रमोटर अभी भी एडिशनल बाइंग कर रहे हैं, बैक टू बैक 3 क्वार्टर में बाइंग हुई है। एफआईआई में भी यहाँ पर इस काउंटर में अपना स्टेक ऐड किया है। इनसाइड बार ब्रेकआउट आया है। टेक्निकल व्यू से बात करें, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 348 रुपीज पे, स्टॉप लॉस रहेगा 318 का, टारगेट रहेगा यहाँ पे 400 रुपए का। ओके, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन विभोर। ये तीनों स्टॉक्स आपके बाय रडार पर हैं आज, ठीक है। इनके टारगेट्स और स्टॉप लॉस हमारे व्यूअर्स जरूर नोट कर लें। संतोष से भी समझता है कि उनकी आज की ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। संतोष, मॉर्निंग, बताएं। यस, मेरे 2 कॉल से दोनों ही बाइंग साइड है। एक स्टॉक जो साइलेंट मूवर रहा है बजाज ऑटो, जहाँ एंटायर ऑटो स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिल रही है, साइलेंटली ऊपर की ओर जा रहा है, और कल की ट्रेडिंग सेशन में काफी इंटरेस्टिंग थी। इसमें काफी हेल्दी लॉन्ग्स बिल्डअप हुए, और 3800 से 4000 के बीच में कॉल राइटर्स जो थे वो थोड़े से बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। तो आई डोंट नो क्या ट्रिगर हो सकता है, बट स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बुलिश साइड का सेटअप बनते जा रहा है, और शायद आने वाले दिनों में और आउट परफॉर्म करते नजर आए, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 4000 का इमीडिएट टारगेट नजर आता है, 3875 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक है सीमेंस। वैसे हम कैपिटल गुड्स स्पेस पे तो बुलिश है ही, और इसमें कोई करेक्शन भी नहीं आया। सीमेंस की भी बात करें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और कल के सत्र में इस पे 3300 के स्ट्राइक की पुट राइटर्स में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, जो इंडिकेट कर रहा है कि 3300 अब एक बेस का काम करेगा और स्टॉक फिर से ऊपर चलने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे खरीदारी करते हो तो 3400 एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, 3270 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, पार्थिव शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग पार्थिव, आपको भी गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं, और चैत्र नवरात्र की शुरुआत में भी आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं।
आपको लगता है कि अब अच्छे दिन जो शुरू हो रहे हैं हिंदू नववर्ष के, वो बाजार के लिए भी अच्छे दिन ले आएंगे और फेड की कमेंट्री डविश होने के साथ साथ ये रैली यहाँ से आगे बढ़ेगी? गुड मॉर्निंग अजय, आपको हमारे सब पैनलिस्ट को विशिंग अ वेरी हैप्पी गुडी पर्व और हैप्पी फेस्टिविटीज आई वुड से। पूरा साल अच्छा जाए ये विश करते हैं। सी अजय, आई थिंक एक चीज क्लियर है, इन्फ्लेशन के जो ट्रेंड है उसमें पिकिंग आउट के आसार डेफिनेटली दिख रहे हैं। नो डाउट हम हमेशा ये सुनते हैं कि जो कोर इन्फ्लेशन है यूएस में अभी भी स्टिकी है, लेकिन मैं एक थोड़ा मोटा मोटी कैलकुलेशन कर रहा था कि यूएस जैसी इकोनॉमी जिसका डेट $31 ट्रिलियन का है, पहले जब 1% का ब्याज था तो $310 बिलियन का सालाना उनको इंटरेस्ट सर्विसिंग करना रहता है। जब 4% ब्याज हो जाता है तो वी आर टॉकिंग ऑफ सर्विसिंग अ डेट ऑफ ऑलमोस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन, और ये इजी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, आई थिंक हमेशा यही पेंसिलिंग होता है कि और कितने ब्याज दर बढ़ेंगे, लेकिन प्रॉब्ली ये साल में इंटरेस्ट रेट्स पीक होंगे, ये चर्चा बहुत हो रही है। और जैसे ही ऐसे सिग्नल मिलते हैं हम देखते हैं कि मार्केट्स में एक तेजी आती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने चालू नहीं हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल में डेफिनेटली जो स्टार्टिंग में हमने पेन देखा है शायद और 3 से 6 महीने कंटिन्यू रह सकता है। वैल्यूएशंस डिप्रेस हमेशा होते हैं जब इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ते हैं। तो आई थिंक दिस बिकम्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू रीस्ट्रक्चर द पोर्टफोलियो, और यहाँ पे ही अच्छे मौके मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी कंपनीज जिसके बिजनेस फंडामेंटल्स में रातों रात कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन रिडेम्पशन प्रेशर्स के वजह से हम देखते हैं कि काफी आई थिंक वैल्यूएशंस कॉन्ट्रैक्ट हुए। और नो डाउट हम देखेंगे फ्रॉम द पीक निफ्टी और सेंसेक्स करीबन 7 या 8% करेक्ट हुआ है। मिड कैप में भी हमने अच्छा करेक्शन देखा है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पिछले 2 साल में वेदर इट इज लार्ज कैप इंडाइसेस, मिड कैप इंडाइसेस और स्मॉल कैप इंडाइसेस, पिछले 2 साल का अगर आप देखें तो देयर हैज बीन नो रिटर्न्स, रादर देयर हैव बीन नेगेटिव रिटर्न्स, और वैल्यूएशंस हैव बिकम इवन चीपर बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ तो आई है। तो डेफिनेटली आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है ये मार्केट माहौल में टू चेरी पिक स्टॉक्स, अवॉइड द ग्लोबल नॉइज, अवॉइड द मैक्रो नॉइज, और पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चर करें। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 से 3 साल आई थिंक आई वुड बी डिसअपॉइंटेड इफ वी डोंट सी रिटर्न्स ऑफ एनीवेयर लेस देन 15% कंपाउंडेड। ओके, ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। मिड कैप और स्मॉल कैप बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो शायद लग रहा है कि वहां पर अपॉर्चुनिटीज पहले खुलती हुई दिखेंगी। पार्थिव, इंटरेस्टिंग व्यू, आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त के 3 बड़े स्टॉक्स, त्रिमूर्ति स्टॉक्स, शरद से समझ लेते हैं, फिर इन स्टॉक्स को डिस्कस भी करेंगे। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा M&M, और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि कंपनी जो है एडवांस स्टॉक्स में है ग्लोबल निवेशकों के साथ, जहाँ पे वो लगभग $1.3 बिलियन रेज कर सकते हैं अपनी EV यूनिट के लिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो EV यूनिट का वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट $9.1 बिलियन रहने वाला है, और ये जो कैपिटल रेज होगी ये अगले 2 वित्त साल में जो है ओवरऑल कंप्लीट होने वाली है। अब देखा जाए तो ऑलरेडी जो है जुलाई के महीने में लास्ट ईयर जो है कंपनी और ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट दोनों ही एंटिटीज़ ने कहा था कि $250 मिलियन दोनों ही निवेश करने वाले EV यूनिट में, और आगे जाते हुए एक EV फैक्ट्री भी सेटअप होगा पुणे में, तो इसको ज़रूर फोकस में रखिएगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा दिव्यानी इंटरनेशनल, और यहाँ पे टेमासेक ने जो है 2.8% स्टेक को ऑफलोड किया है, जिसका वैल्यू लगभग 500 करोड़ रुपीस का था। उनका जो स्टेक है कंपनी में लगभग 6% स्टेक था दिसंबर के महीने में, और जो बायर है वो है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड, जहाँ पे उन्होंने 62 लाख शेयर्स यानी कि 0.5% इक्विटी स्टेक की खरीदारी की है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा सोनाटा सॉफ्टवेयर, उन्होंने अपना सबसे बड़ा IT ऑर्डर जो है एक सिंगल क्लाइंट से लिया है $160 मिलियन का, और ये 10 साल की अवधि का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये एक बड़ा US बेस्ड कंज्यूमर रिटेल कंपनी का है, जहाँ पे एंड टू एंड डिजिटल सोल्यूशन सोनाटा सॉफ्टवेयर करने वाली है। ऑलराइट, ठीक है। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा में EV यूनिट के लिए फंड रेजिंग की ट्रिगर है। दिव्यानी इंटरनेशनल में तेमसेक ने एग्जिट किया है, और कुछ पार्ट, और साथ ही तीसरा जो सेगमेंट है वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर, जिसे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। चले एक एक करके डिस्कस करते हैं इन्हें। हमारे साथ तागे खुशबू बोरा भी होंगे, उनकी स्ट्रैटेजी भी समझेंगे, लेकिन पहले पार्थिव से M&M पर ही एक ट्रिगर लेते हैं, इस एक और डिस्कशन करते हैं। पार्थिव, जितना भी ऑटो स्पेस है, इससे पहले आपको याद होगा TVS मोटर के लिए आया, अब M&M के लिए EV यूनिट के लिए एक बड़े फंड रेजिंग की बात की जा रही है, और ऑटो हो, ऑटो एंसिलरी हो, बहुत ही प्रिफर्ड स्पेसेस दिख रहे हैं, और ये बड़े कैपेक्स कर रहे हैं, फंड रेजिंग के प्लान्स है। ये सेक्टर पर किस तरह का व्यू बन रहा है? EV सेगमेंट कितना बड़ा हो सकता है? लेकिन क्योंकि कंसर्न्स EV सेगमेंट को लेकर पहले बीच में आए भी थे कि जितनी भी EV प्लेयर्स हैं, चाहे इंडियन हो, ओवरसीज मेकर्स हो, बहुत बड़े रिटर्न अब तक इन्वेस्टर्स को मिल नहीं पाया। थैंक यू प्रियंका।
वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स पे आपने क्वेश्चन पूछा है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एमएनएम। आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो मैं चर्चा कर रहा था कि 1400 का हाई एमएनएम में हमने देखा था थैंक्स टू द बज ऑफ लॉट ऑफ ईवी स्टेक सेल वैल्यूएशन, और उसके बाद ये जो मार्केट करेक्शन है उसमें अच्छा भारी करेक्शन हमने एमएनएम में भी देखा है, और अभी करीबन 1160 के लेवल्स पे ये चल रहा है, 16 के ट्रेल मल्टीपल पे है। आई थिंक एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, एक तो कोर बिजनेस जो है वो काफी स्ट्रांग है। एमएनएम को डेस्परेटली कैपेसिटीज ऐड करने की जरूरत है, और ये कैपेसिटीज जो है वो करीबन दिसंबर के आसपास आने वाली है। तो वॉल्यूम ग्रोथ तो अपटेक देखेंगे, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, और ऑर्डर बुक स्ट्रांग है इनटू दी लग्जरी कार मार्केट। जो एमएनएम का लग्जरी कार मार्केट है विच इज इन द रेंज ऑफ 15 lakhs to 25 lakhs, जो XUV 700 है, थार है, और इवन जो नई स्कॉर्पियो है, आई थिंक फैंटास्टिक बुकिंग्स उन्होंने देखे और काफी अच्छा मार्केट शेयर और अच्छा इनरोड्स लिया है। तो यहाँ पे कोर बिजनेस तो स्ट्रांग है। नो डाउट जो फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट है जो अच्छा मार्जिन जनरली दिखाता है, वहाँ पे आई थिंक जो चर्चा चल रही है कि जिस तरह से मानसून शायद टेपिड हो, लेकिन रूरल में आई थिंक जब सेकेंड हाफ में बजटरी स्पेंड्स देखेंगे तो हमें लग रहा है वहाँ पे भी एक स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो ईवी बिजनेस है यहाँ पे अच्छे मोनेटाइजेशन और अच्छे वैल्यूएशन की बात हो रही है। जब हम यहाँ पे $9 बिलियन की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो आई थिंक दिस गिव्स अ वेरी वेरी गुड प्रोटेक्टिव फ्लो टू द बिजनेस। अभी ईवी बिजनेस इतना कैश फ्लो जनरेटिव नहीं है, काफी टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह का फोरे इंडियन ईवी प्लेयर्स ने किया है आई थिंक दैट इज फैंटास्टिक। और यहाँ पे फर्स्ट मोर एडवांटेज लेने का ट्राई कर रहे हैं। हमने देखा टाटा मोटर्स ने किया है, एमएनएम भी अभी आने वाले 3 से 5 साल में काफी फ्लडिंग करेंगे इन टर्म्स ऑफ द ईवी कैटेगरी। तो इकोसिस्टम अच्छा है एमएनएम के पास, टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज भी है जो उनको हेल्प कर सकती है डिजिटाइजेशन के अंदर, और ओवरऑल एमएनएम एक होल्डिंग कंपनी भी हम जानते हैं। लेकिन अगर उसको मैं जीरो वैल्यू देता हूँ और कोर बिजनेस का भी वैल्यूएशन करता हूँ तो 14 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे जो मेरे लिहाज से बहुत चीप है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑटो प्लेस यहाँ पे आई थिंक अपॉर्चुनिटी बनती है एमएनएम में। ओके पार्थिव, ऑटो सेक्टर आपका फेवरेट है और स्ट्रीट्स को भी ये सेक्टर काफी पसंद भी आ रहा है, और ताजा एक एडवांसमेंट या कहें एक डेवलपमेंट टाटा मोटर्स के लिए आता हुआ दिखा है। टाटा मोटर्स 1 अप्रैल से इनके कमर्शियल व्हीकल प्रोडक्ट्स के दामों में बढ़ोतरी करीब 5% की करने जा रही है। इस वक्त कमर्शियल व्हीकल स्पेस में ही बढ़ोतरी की यहाँ पर खबरें आती हुई दिख रही है जो कि 5% की होगी। लेकिन अगर ताजा ऑटो सेल्स की बात करें, पिछले ऑटो सेल्स के जो डेटा आए थे उसमें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आउट परफॉर्मेंस अगर किसी स्टॉक की तरफ से आई थी तो वो टाटा मोटर्स थी, क्योंकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर करीब 12% की बढ़त देखने को मिली थी। ये दाम में बढ़ोतरी की खबर एकाएक कैसे आती दिखी, और ये डेवलपमेंट से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारी सहयोगी सुमिता करीर हमारे साथ जुड़ी, उनसे समझते हैं। सुमिता, आप बताएं। टाटा मोटर्स ने 5% का प्राइस हाइक कर दिया है अपने सारे कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। उन्होंने ये अनाउंस किया है अभी, और ये पैसेंजर व्हीकल्स के लिए अभी जो प्राइस हाइक है उन्होंने अभी कुछ नहीं बोला है इसके ऊपर कि अभी होगा या नहीं होगा। फिलहाल जो है ये प्राइस हाइक कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है। उन्होंने ये बोला है कि ये BS6 फेज़ 2 के जो नॉर्म्स थे उनके इम्प्लीमेंटेशन से पहले हो रहा है। उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अप्रैल 1 को होगा, तो अप्रैल 1 के आने से पहले उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है प्राइस हाइक। अगर आपको याद होगा BS6 के जो फेज़ 1 नॉर्म्स थे उनका इम्प्लीमेंटेशन था अप्रैल 2020 में, और ये फेज़ 2 के जो नॉर्म्स हैं ये अब अप्रैल 1 से इम्प्लीमेंट होंगे। चलिए, टाटा मोटर्स ने तो प्राइस हाइक किया है, बट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो प्राइस हाइक है ये थ्रू आउट द इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज ये जो नॉर्म्स है ये पैसेंजर व्हीकल्स के लिए भी हैं और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी हैं। इनफैक्ट अभी वेरी रिसेंटली टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और महिंद्रा ने कंप्लायंस का स्टेटस अचीव किया था इन नॉर्म्स के लिए। इनफैक्ट शैलेश चंद्रा जो है, जो MD हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, उन्होंने बोला था कि हमारा पोर्टफोलियो ऑलरेडी ट्रांजिशन के लिए तैयार है BS6 फेज़ 2 एमिशंस के लिए। उन्होंने फरवरी में ही कर दिया था अहेड ऑफ रेगुलेटरी टाइमलाइंस। वी हैव आल्सो एडेड प्रोडक्ट्स विद इम्प्रूव परफॉर्मेंस, एडेड न्यू टेक्नोलॉजी फीचर्स एंड इंक्रीज्ड वारंटी ऑफ आवर व्हीकल्स। तो उन्होंने ये तभी अनाउंस कर दिया था कि ये जो है कंप्लायंस में है इनके सारे व्हीकल्स टाटा मोटर्स के। अब समझ लेते हैं कि आपका ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो 1 अप्रैल से टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल गाड़ियां जो है 5% की बढ़ोतरी वहां पर देखने को मिलेगी। तो प्राइस हाइक सिनेरियो यहां पर नजर आ रहे, प्राइस इंक्रीजेस हैं। लेकिन चलिए, इसी बीच हमारे टेक्निकल पैनल पर कुछ भूरा भी जुड़ गए हैं। कुछ गुड मॉर्निंग। एक तो टाटा मोटर्स पर अपना टेक्निकल नजरिया भी बताइएगा, और साथ ही ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए क्या है ये भी आप बताएं। जी हाँ मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को, सारे दर्शकों को गुड़ी पाड़वा, नवरात्रि एंड नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इसी नोट पे मैं थोड़ा सा पॉजिटिव नोट के साथ ही एक्चुअली मार्केट कमेंट्री भी शुरू करना चाहूंगा कि कल हमने हल्का सा बाउंस देखा, बट आई डोंट थिंक द शॉर्ट कवरिंग रैली हैज इवन बिगन। मतलब 92% शॉर्ट जो हम बात कर रहे हैं हम अभी भी हैं। अब देखिए इसको दो तरह से रीड कर सकते हैं, दैट देयर इज समथिंग दैट द एफआईआईज आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि भाई कोई ना कोई ट्रिगर होगा जिससे मार्केट नीचे जा सकता है, इसीलिए उन्होंने अभी तक इतनी बड़ी जो शॉर्ट पोजीशन है इनको मेंटेन करके रखा है। दूसरा तरीका ये है कि मे बी दे वेटिंग फॉर लाइक अ बिग इवेंट व्हिच इज द फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन टू गेट आउट ऑफ द वे बिफोर दे स्टार्ट कवरिंग देयर शॉर्ट्स। मैं फिलहाल दूसरे कैंप में हूं जहां पे कोई ना कोई ट्रिगर से एक शॉर्ट कवरिंग राउंड शुरू होगा, and that can take Nifty let's say about 500 points from here, Bank Nifty about 1500 to 2000 points from here. So मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा एक जो अपसाइड है ये आना बाकी है। इसको सपोर्ट करने के लिए एक डेटा पॉइंट ये भी है कि कल हमने मैसिव पुट राइटिंग देखी 17,000 के स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी एंड 39,500 के इन बैंक निफ्टी, तो एक नियर टर्म बेस तो बनता हुआ दिख रहा है। सो इसके लिहाज से मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक लॉन्ग पोजीशन बनाना बिल्कुल बनता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी एक्सट्रीमली फेवरेबल है। सो निफ्टी पे इमीडिएट बेसिस पे 17,250 का टारगेट, 17,000 1750 के जो जोन्स हैं ये आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करेंगे। बैंक निफ्टी पे 40,000 40,400 के टारगेट्स, 39,500 ये जो जोन्स हैं ये आपके लिए सपोर्ट एक्ट करेंगे। अब जहां तक टाटा मोटर्स का सवाल आपने पूछा, देखिए स्टॉक में एक अच्छा खासा अटेम्प्ट हुआ था राइज होने का, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है, और यही एक्चुअली टाटा मोटर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत रही है। देयर हैव बीन बाउट्स ऑफ होप एंड देयर हैव बीन बाउट्स एंड देयर हैव बीन राइसेस, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए हैं। अगर मैं मिड फेब या स्टार्टिंग फेब से ही देखूं तो स्टॉक में जो हमने एक राइस देखा था वो एंड हुआ है, सेलिंग प्रेशर हमने हर हायर लेवल पे आते हुए देखा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अक्यूमुलेशन जोन डेफिनेटली है, लेकिन अग्रेसिव बाइंग यहाँ पे हम नहीं कह सकते, बिकॉज स्टॉक फिलहाल एक डाउन ट्रेंड में है और अब तक एक बेस फॉर्मेशन होते हुए नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। टाटा मोटर्स अक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, अग्रेसिव बाइंग आई थिंक थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। ठीक है विभोर, रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके आइए जरा, डायरेक्टर साहब चार्ट दिखाइए, उसका कल का चार्ट भी दिखाइए और एक महीने का भी चार्ट दिखाइए। एक महीने में स्टॉक 10-11% उतर गया और बाजार को भी खींच के लाया। ये निफ्टी का जो 16,850 का लेवल आया रिलायंस के 8 दिन के लगातार गिरावट की वजह से आया। कल एक बड़ा रिबाउंड आया 70 रुपये का। अगर कल लॉन्ग पोजीशन ली गई हैं तो क्या होल्ड करनी चाहिए, या यहाँ से भी शॉर्ट कवरिंग के चलते, टेक्निकली ओवरसोल्ड होने के रिबाउंड के चलते यहाँ से भी इसमें पैसा बन सकता है विभोर? डेफिनेटली अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो उसको कल की जो कैंडल थी उसके लो, ये जो प्रीवियस डे कैंडल थी एज इन मंडे की जो कैंडल थी उसको भी लो रखकर इजीली ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें डेफिनेटली स्टॉक एक महीने में ही नहीं इवन 3 महीने में दिसंबर से लेकर फॉल के मूड में था, 2700 के 2200 आ गया, और जो एक विंडफॉल टैक्स का रिडक्शन हुआ है वो यहाँ पर डेफिनेटली इसके आगे आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा सा बेटर इंप्रूवमेंट कर सकता है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो रिलायंस तो एक बड़ी तेजी दे रहा है, कल लगभग 3% तक की तेजी थी। अब आज देखना होगा कि कैसी मूव रहती है आज दिन भर में इन स्टॉक्स पर, हाई बीटा स्टॉक्स पर। लेकिन आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं वो विनी हमें समझा रही हैं, फिर उन्हें डिस्कस करते हैं। विनी बताएं। तो पहले स्टार्ट करते हैं जो बैंक्स पे ब्रोकरेज आई हुई है, ये मॉर्गन स्टैनली से है। वहाँ पे मॉर्गन स्टैनली हाईलाइट कर रहा है कि इंडियन बैंक्स की जो बैलेंस शीट है अभी वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, रेजिलिएंट हो चुकी है, हिस्टोरिकली देखिए उससे काफ़ी बेटर हो चुकी है बैलेंस शीट। तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है कैपिटल में, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है बैंक्स की, लिक्विडिटी टर्म्स पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बैंक्स की बैलेंस शीट, इंडियन बैंक्स की बैलेंस शीट। तो इस हिसाब से वो लोग प्रिफर कर रहे हैं लार्ज प्राइवेट बैंक्स, कोटक अपीयर कर रहा है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपने पेयर्स से भी, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स भी आएगी ये बैंकिंग सेक्टर में से। तो वो प्रेफर करते हैं, उनका टॉप पिक है आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का टारगेट है 1250 रुपीज़ पर शेयर और एक्सिस बैंक का टारगेट उन्होंने दिया हुआ है 1200 रुपीज़ पर शेयर। अब शिफ्ट करते हैं फोकस और बात करते हैं वेदांता और हिंजिंक पे। इन्वेस्टेक ने एक नोट निकाली हुई है, वहाँ पे देखें तो वेदांता ने उन्होंने वेदांता को डाउनग्रेड कर दिया है सेल से। प्रीवियस रेटिंग था होल्ड, टारगेट प्राइस भी कट कर दिया है और अब टारगेट प्राइस है 220 रुपीज़ पर शेयर। ये है वेदांता के लिए। हिंदुस्तान जिंक के लिए भी वो लोग मेंटेन कर रहे हैं सेल रेटिंग, टारगेट प्राइस भी कट कर दिया है। अब नया टारगेट प्राइस है 270 रुपीज़ पर शेयर, प्रीवियस टारगेट प्राइस था 280 रुपीज़ पर शेयर। ऑब्वियसली हिंदुस्तान जिंक ने बम्पर पे आउट दिया हुआ है, मे बी ये लास्ट पे आउट होगा वो हिंदुस्तान जिंक हाईलाइट कर रहा है, एज उनके जो
पैसे हैं अभी वो ड्राई आउट हो रहे हैं, कैश जो है वो ड्राई आउट हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। इसीलिए इन्वेस्टेक ने डाउनग्रेड किया हुआ है वेदांता को और हिंदुस्तान जिंक पे मेंटेन की हुई है अपनी सेल रेटिंग। बात करते हैं पिडिलाइट की, वहाँ पे ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन ने एक्चुअली नोट निकाली है, वहाँ पे मेंटेन किया हुआ है अंडरवेट रेटिंग। टारगेट प्राइस दी है 2150 रुपीज़ पर शेयर। वो बिलीव कर रहे हैं कि मार्जिन रिकवरी जो है वो वेल रिफ्लेक्टेड है ऑलरेडी अर्निंग्स और वैल्यूएशन में। डिमांड ट्रेंड्स थोड़े सैडी है पर रूरल की रिकवरी अभी पूरी बाकी है। उसके अलावा बोफा ने नोट है मन्नापुरम फाइनेंस पे बाय रेटिंग मेंटेन की है। टारगेट प्राइस है 140 रुपीज़ पर शेयर और उन्होंने स्ट्रॉन्ग आउटलुक ग्रोथ आउटलुक बिलीव कर रहे हैं कि उनके नॉन गोल्ड बिजनेस में भी है। तो ये सब स्टॉक्स रहेंगे फोकस में आज ब्रोकरेज के हिसाब से। ठीक है, थैंक्स फॉर दैट विनी। सबसे इंपॉर्टेंट है आज सुबह वेदांता और हिंदुस्तान जिंक। हमें मालूम है कि हिंदुस्तान जिंक की बहुत तगड़ी डिविडेंड डील रही है हिस्टोरिकली, क्योंकि कैश जनरेटिंग बिजनेस है। पार्थिव, मैं आपसे आना चाहूंगा कि ये जो कल का डिविडेंड पे आउट आया उसके बाद कितना पैसा बचेगा इनके पास? क्या ये एक प्योर कमोडिटी प्ले ही रह जाएगा केवल, यानी डिविडेंड डील का जो अट्रैक्शन था वो हिंदुस्तान जिंक से स्ट्रिप आउट हो जाता है? आज देखिए ब्रोकरेजेस ने भी सेल रेटिंग से, आपको क्या लगता है ये डी रेट होने का रिस्क है इसमें, और नीचे में कितना जा सकता है? आई थिंक ये डिविडेंड के बाद पूरे सालाना हम देखें तो करीबन आई थिंक 73-75 रुपीज़ का डिविडेंड आया है और उसके बाद आई थिंक कंपनी में कोई कैश बचती नहीं है। रादर आई थिंक इट वुड बी पॉसिबल कि ये आने वाले साल में हम देखेंगे कि कंपनी में डेट हो जाए, नेट डेट कंपनी हो जाए। तो आई थिंक द एंटायर कैश हैज बीन स्ट्रिप्ड ऑफ। और आई थिंक एक तरह से देखें तो एक डिबेटेबल टॉपिक है कि डिविडेंड इट्स नॉट ओनली जो कंपनी के प्रमोटर्स उनके नीड्स के लिए ले रहे हैं, गवर्नमेंट को भी अच्छा तगड़ा डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन शेयर होल्डर्स को भी बहुत अच्छा डिविडेंड मिला है। तो जिनकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट करीबन 100 रुपये 70 रुपये है, तो वो तो कब की फ्री हो चुकी है। तो अभी आई थिंक जो माइन की जो एसेट है उसके नेट एसेट वैल्यू पे कंपनी कोट करेगी और कर रही है। नो डाउट जो कैश होती है बैलेंस शीट पे वो हमेशा 40 to 50% डिस्काउंट पे ही चलती है। तो लेकिन मसला ये है कि आई थिंक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो ऑलवेज ये ज्यादा प्रेफर करते हैं कि इस तरह का जब कैश रिच बैलेंस शीट होता है स्पेशली इन अ कमोडिटी कंपनी, तो ये कैश जो डाउन साइकिल होती है उसमें नए माइंस एक्वायर करने में या नए माइंस डेवलप करने में यूज हो, तो उससे आई थिंक लॉन्ग टर्म वैल्यू ज्यादा क्रिएट होती है, उससे एंटरप्राइज वैल्यू ज्यादा रीरेट होती है। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि जो प्रमोटर है वहाँ पे काफी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है और वेदांता रिसोर्सेज जो पेरेंट कंपनी उसको $600 मिलियन का डेट का रीपेमेंट आ रहा है। तो हमेशा हम देखते हैं कि इंडियन एसेट से ये स्क्वीज होता है और जिस तरह का टैक्स इनएफिशिएंट वे में ये कैश निकलती है, आई थिंक इट्स नॉट वेरी एफिशिएंट फॉर द करंट शेयर होल्डर्स। तो वेदांता आई थिंक हम लोग यहाँ पे 310 के लेवल्स पे इतने बुलिश नहीं है, ये हमेशा एक सिक्लिकल प्ले रहेगा और जब जिंक के अंदर डाउन साइकिल आती है तब आई थिंक वहाँ पे रिव्यू करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नो डाउट इनकी जो माइन है वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट माइंस इन द वर्ल्ड और वेरी वेरी एफिशिएंट प्ले, तो कैश जनरेशन तो सॉलिड रहेगा। और दूसरा एक बड़ा कंसर्न ये है कि उनकी एक जो पर्सनल एसेट है जिंक में, वहाँ पे एक्विजिशन की बात हो रही थी जहाँ पे 15,000-16,000 करोड़ का आउटफ्लो की बात हो रही थी। अगर ये होता है तो वो भी आई थिंक मार्केट शायद नेगेटिव गिनेगा। तो ये लेवल्स पे मैं हिंदुस्तान जिंक को अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक को अवॉइड करने की सलाह पार्थिव आप भी दे रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस का भी व्यूज आप देखें तो वहाँ पर सेल रिपोर्ट्स हैं, टारगेट भी नीचे के हैं, 270 का इन्वेस्टिक का रिपोर्ट का टारगेट है। ठीक है, वॉच आउट करना होगा आज स्टॉक कैसे प्ले आउट करता है। लेकिन इस बीच कुश की रिकमेंडेशन आज के लिए क्या होंगे? कुश, क्या बाय साइड है सारे ट्रेड्स? जी हाँ, दो ट्रेड्स हैं, दोनों ही बाय साइड हैं, इंटरेस्टिंगली दोनों ही कैश सेगमेंट से हैं। जो मेरा पहला स्टॉक है दैट इज GRSE। इस स्टॉक में हमने एक अच्छे खासे डाउनफॉल के बाद एक बेस बन के स्टॉक में एक रिवाइवल देखा है। कल स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, व्हिच इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि यहाँ से स्टॉक एक टर्न अराउंड के लिए रेडी हो गया है। सो यहाँ पे आप GRSE में एंट्री ले सकते हैं। 440 का टारगेट रहेगा, 419 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज हरिओम पाइप्स। अगेन ये स्टॉक है जो हमने लगातार पिछले कुछ समय से डिस्कस किया भी है। एक बेस बन रहा था स्टॉक का 465-470 की जो जोन्स हैं इसके आसपास, और उसी को ब्रेक करके कल अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने एक अच्छा अपमूव दिया है। हमारे हिसाब से ये जो अपमूव है ये और कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पे आप बाय करें। 500 का आपका एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, 480 जो है ये आपके लिए एज स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे।
तो चलिए हरिओम पाइप्स, ये स्टॉक लगातार रेडार पर, इनफैक्ट पाइप सेक्टर पर लगातार हमारा फोकस भी है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर भी खरीदारी की कॉल इस वक्त कुछ की तरफ से आती हुई दिख रही है। लेकिन टायर सेगमेंट, ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरी का जहां हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, देश की दिग्गज टायर कंपनी जेके टायर ने लग्जरी कार सेगमेंट के लिए अपना एक प्रीमियम टायर ब्रांड लॉन्च किया है, लेविटास अल्ट्रा। इस नाम से इन्होंने प्रीमियम टायर ब्रांड की लॉन्चिंग की है और इसी लॉन्च के बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने स्पेस, अपने सेक्टर से जुड़ी बातचीत भी कही। टायर इंडस्ट्री के मौजूदा हाल पर या मौजूदा सेंटिमेंट्स को देखते हुए जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी रघुपति सिंघानिया ने ET नाउ स्वदेश से खास बातचीत की है। आइए वो बातचीत आपको सुनाते हैं। सर कंग्रेचुलेशंस आपके लेविटास अल्ट्रा के लॉन्च के लिए। आप इससे कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं लग्जरी कार सेगमेंट के अंदर, और ओवरऑल ग्रोथ में ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो लग्जरी कार सेगमेंट हिंदुस्तान में अभी भी छोटा है, लेकिन वैसे इसकी ग्रोथ बहुत तगड़ी है। पिछले साल 50% ग्रोथ हुई है लग्जरी कार सेगमेंट में, और गोइंग फॉरवर्ड भी लग्जरी कार सेगमेंट ग्रो करेगा। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम लोग लग्जरी कार सेगमेंट में प्रेजेंट हैं, लेकिन इसी में एक ये जो नया प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है लेविटास अल्ट्रा, ये बहुत हाई एंड प्रोडक्ट है जो कि हर तरह से कस्टमर्स को बहुत संतुष्ट रखेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस पैरामीटर्स और डिलीवरी बहुत अच्छी रहेंगी इसकी। हमको उम्मीद है कि हमारा इससे हमारी प्रेजेंस और ब्रांडिंग और इम्प्रूव होगी टायर मार्केट में। हम भी आपको इसके लिए कंग्रेचुलेट करते हैं, बट सर आपसे बात कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स है, तो बात कर लेते हैं कि रबर प्राइसेस जो है उन्होंने 8 to 10% का इंक्रीज देखा है, तो क्या इसका असर आपके मार्जिन्स पे कैसे पड़ने वाला है? कि आप अभी भी डबल डिजिट मार्जिन का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, और प्राइस राइज पे इसका कितना और असर पड़ेगा? देखिए, मार्जिन पर असर जरूर पड़ेगा और इंडस्ट्री को भी पास ऑन करना पड़ेगा, कोशिश करके, प्रयास करके, चाहे वो 1% करे चाहे 2% करे, धीरे धीरे करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं, क्योंकि मोटा मोटी रबर प्राइसेस एक सम पर आ गए हैं और इंपोर्ट्स से भी आते हैं, और प्लस सीजनल वेरिएशन होता है, तो उसमें इतनी ज़्यादा कोई ऐसे बहुत चिंताजनक बात नहीं। लेकिन अगर बहुत दाम कॉस्ट बढ़ी गई तो ज़रूर हमें इंडस्ट्री में हमको देखना पड़ेगा हम क्या करें। ओके, तो प्रीमियम टायर कैटेगरी ब्रांड और ग्रोथ ट्रिगर्स को लेकर टायर सेक्टर पर जेके टायर के मैनेजमेंट अभी बात कर रहे थे। पार्थिव, आपकी तरफ आएंगे और टायर सेक्टर पर आपसे आपका नजरिया जानेंगे। तो आप एक बार इस सेक्टर को भी रीड कीजिए। ऑफकोर्स ऑटो एंसिलरी पर तो आपने अपनी पॉजिटिव आउटलुक्स दिए ही हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ विरल बेरावाला भी जुड़े हैं बॉइंट कैपिटल से, मुनाफे का फंडा, इस सेगमेंट में अपनी मुनाफे की फंडामेंटल पिक्स लेकर। विरल, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन से इन्वेस्टमेंट कैटेगरी की पिक्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा पहला पिक रहेगा IDFC लिमिटेड। जो म्यूचुअल फंड का ट्रांजैक्शन हुआ उसके बाद कंपनी में लगभग पोस्ट टैक्स 4000 करोड़ कैश आया था, जिसमें से 11 रुपए डिविडेंड आ गया। लेकिन जो बाकी का पैसा था उन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर्स लिए थे IDFC फर्स्ट बैंक के। तो अभी स्ट्रक्चर इस हिसाब से है कि IDFC लिमिटेड के पास ऑन एन एवरेज 1.62 शेयर्स है IDFC फर्स्ट बैंक के। ये स्ट्रक्चर इवेंचुअली कोलैप्स होगा, मतलब आपको IDFC लिमिटेड की जगह IDFC बैंक के शेयर्स मिलेंगे, और उसका अगर 55-56 रुपया भाव है प्लस थोड़ा सा डिविडेंड है, तो आपको क्लियर एक 20-25% का आर्बिट्रेज है। और जैसा हमने इक्विटास में देखा वैसा यहाँ भी स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा, तो अगले 6 से आप 12 महीने में ये 20-25% का आर्बिट्राज देख सकते हैं। जो दूसरा कारण है IDFC लिमिटेड लेने का, इज IDFC फर्स्ट बैंक इटसेल्फ। कंपनी ने अच्छी तरह ट्रांजिशन किया है। अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं है, बट काफी रिटेल फोकस होके लगभग 75% वो रिटेल फोकस्ड है। डिपॉजिट बहुत अच्छे ग्रो हुए, लगभग 5 गुना हुए लास्ट 5 साल में, और इजीली हम नेक्स्ट 3 साल तक 20% ग्रोथ मान सकते हैं। वैल्यूएशन भी सस्ते है बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक के हिसाब से, अभी 1.5 टाइम प्राइस टू पे है। तो फर्स्ट पिक अपना रहेगा IDFC लिमिटेड। सेकेंड पिक जो हमारा है वो है सुदर्शन केमिकल्स। इंडिया का लार्जेस्ट, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट पिगमेंट कंपनी है। प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स, इन सारे कंपनीज को सप्लाई करते हैं, और उसके जो पहले 2 जो कॉम्पिटिटर है दोनों बड़े मल्टीनेशनल्स है। इसमें जो बड़ा काम हुआ है, केपेक्स हो गया 750 करोड़ का, जिसकी वजह से 1500 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है, और ये सारा केपेक्स खत्म हो गया है, R&D कॉस्ट हो गए। तो नेक्स्ट 2 से 2.5 साल में उनका जो एग्जिस्टिंग बेस है उसे 50% हम रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, उनका पुणे में एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल है जो खाली है, और वो मोनेटाइज हो सकता है।
अगर ये दोनों चीज हो जाती है तो ये आपको एक डेट फ्री कंपनी मिल रही है जो लगभग सिंगल डिजिट मल्टीपल ऑन FY25 बेसिस पे मिल रही है। तो दूसरा पिक रहेगा सुदर्शन केमिकल। ठीक है विरल, बहुत बहुत शुक्रिया। सुदर्शन केमिकल क्लियरली बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक विरल ने चूज किया इस समय। लेके आइए डायरेक्टर साहब, सुदर्शन केमिकल लास्ट एक हफ्ते में बहुत तेजी से चला है, कहीं ना कहीं इसमें इंस्टीट्यूशनल एक्शन नजर आ रहा है। एक हफ्ते का चार्ट या एक महीने का चार्ट अगर आप लेके आए आपको नजर आएगा। ये देखिए पिछले एक हफ्ते में 10% ऊपर है, और अगर आप 6 महीने का ग्राफ देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस वाले फेज से बाहर आ रहा है। सुदर्शन केमिकल को आप अपने रेडार पे रखिए। एक चार्ट चेक हम आपके लिए लेके आते हैं इसके ऊपर। संतोष, जरा सुदर्शन केमिकल, इनफैक्ट कल हमने केमिकल स्टॉक्स के बड़े से अंडर परफॉर्मेंस टाइम के बाद कैसे उसके अंदर बड़े बड़े कैपेक्स अनाउंस हो रहे हैं, और कुछ ना कुछ तो देख रही है कंपनी 2-4 साल आगे जो इतना बड़ा कैपेक्स ले रही है डिमांड को लेके। इस पे चर्चा भी की थी। बट एनीवेज, आप सुदर्शन केमिकल अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, एक हफ्ते से हरकत में आया है। विरल को ने अभी फंडामेंटल आइडियाज बताए अपने कि क्यों इसके अर्निंग्स इंप्रूव करेंगे, लेकिन चार्ट्स पे आप बताएं। 404 रुपए का भाव है। संतोष? यस, कल आप देखोगे तो ओवरऑल केमिकल स्पेस में एक बज़ देखने को मिला था, एक कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था। सुदर्शन केमिकल की भी बात करें तो अच्छे लोअर लेवल से एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। एक फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, हालांकि इमीडिएटली इसमें 415 के आसपास इसको 200 दिन का मूविंग एवरेज है। जैसे ही वो लेवल क्रॉस होगा इसमें और मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखेगा, और आने वाले समय में हमको शायद 500 रुपये तक की अपसाइड इजीली देखने को मिल सकती है। तो जैसे इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव ये रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि 360 रुपये के आसपास इसने एक अच्छा बेस बना लिया है। तो 360-350 का स्टॉप लॉस माइंड में रखे। 500 रुपये के पहला टारगेट रहेगा, 500 रुपये के ऊपर निकलता है तो और अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा ट्रेडिंग की बजाय इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से खरीदा जा सकता है। ये होगी सुदर्शन केम। अभी आपने रघुपति सिंघानिया जी से जेके टायर के मैनेजमेंट से बातचीत सुनी थी टायर स्टॉक्स पे, लेकिन अपोलो और सीएट इन दोनों को चार्ट्स पे लेके आते हैं, क्योंकि ये जेके टायर भी ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल गिरने के बड़े बेनिफिशियरी हैं। ऑटो डिमांड तो ठीक है, लेकिन चार्ट्स पे अपोलो, जेके टायर और सीएट में विभोर आपको कौन सा समझ में आ रहा है इस समय? देखिए अपोलो में हरकत है, पिछले एक हफ्ते में भी ये पॉजिटिव रिटर्न के साथ चला है। मोमेंटम कहां पे दिखते हैं? विभोर अपना माइक अनम्यूट करें। यस रियली सॉरी। अपोलो टायर्स पहले भी मेरी रडार पे था, क्योंकि अगर आप इसका एक 305 रुपए का लेवल देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा 23 दिसंबर के आसपास बाउंस आया, फिर उसके बाद 27 जनवरी को आसपास बाउंस आया, और वापस से अभी 13 मार्च, 14, 15, 16, 17, मतलब 305 का एक ऐसी एक लक्ष्मण रेखा बन गई जो ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और एग्जैक्टली वहीं से एक हैमर बना के टेक्निकल व्यू से बाउंस आया है। तो डेफिनेटली ये सपोर्टिव जोन रख के 340 का एक टारगेट रखा जा सकता है। ठीक है, 340 का टारगेट अपोलो टायर स्पेस में क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरी तो है ही है स्टॉक, लेकिन लगातार मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इस सेक्टर के ग्रोथ फैक्टर्स को लेकर काफी पॉजिटिव आ रही है, और अपोलो टायर्स के चार्ट्स को जरूर इस के चलते फोकस में रखना चाहिए। 340 तक के टारगेट्स। बैंकिंग सिस्टम, पार्थिव, अक्रॉस द ग्लोब तो हम देख रहे हैं बैंक्स के हालात बिगड़े हैं, उसके बाद उन्हें सुधारने की कोशिशें भी हुई और कोशिशों में कुछ हद तक कामयाबी भी मिली, लेकिन भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर लगातार भरोसा जो है वो कायम नजर आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उनका ये कहना है कि हैवी वेट बैंकिंग प्लेस जो हैं उन पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक जैसे प्लेयर्स हैं जिनमें काफी अच्छा ग्रोथ दिखा भी और आने वाले दिनों में भी दिखेगा। और अभी मोतीलाल ओसवाल के साथ SBI की बैठक में भी आप पर्टिकुलरली बैंकिंग प्लेयर्स को लेकर या बैंक्स की सिस्टम या हालात को लेकर भरोसा ही जताया गया। बैंकिंग सिस्टम पिछले FY23 to 24 की अगर बात करें 14 to 16% लोन ग्रोथ की उम्मीद भी यहाँ पर बताई जा रही है। कैसे देखेंगे इस स्पेस और इसके ग्रोथ ट्रिगर्स? डोमेस्टिक बैंकिंग प्लेस की हम बात कर रहे हैं। एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि RBI गवर्नर ने सिर्फ एक ही चीज बोली थी रिगार्डिंग द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जो उन्होंने बोला था कि ये ध्यान में रखना चाहिए इज टू एंश्योर कि एसेट लायबिलिटी मिसमैच ना हो। और आई थिंक इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हमने देखा है कि बैंक्स ने बहुत फैंटास्टिकली उनका जो बैलेंस शीट है, स्पेशली ऑन द एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, और एसेट साइड पे जो काफी क्लीनअप हमने पिछले सालों में देखा है, प्रोविजन कवरेज रेशियोज बढ़ते हुए देखा है, और आई थिंक बहुत केयरफुली अंडरराइटिंग करके नए लोन्स डिस्बर्स हो रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है आई थिंक विच विल गिव ह्यूज प्रॉफिट्स टू द बैंकिंग सेक्टर ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। और यहाँ पे आई थिंक कोटक
कोटक महिंद्रा बैंक जैसी बैंक जो मैसिव अंडर परफॉर्मर रहा है, आई थिंक ये स्टॉक ने कुछ नहीं किया इन द एंटायर बैंकिंग स्पेस। लेकिन आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज कि आई थिंक पिछले 2-3 साल में अगर ये बैंक का लोन डिसबर्समेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो आई थिंक वो लोग सिर्फ लायबिलिटी साइड ही मैनेज कर रहे थे और एसेट साइड पे कोई ग्रोथ नहीं थी बिकॉज अनसर्टेनिटी की वजह से। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के उनके कासा है, जिस तरह के लो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, क्रेडिट कॉस्ट बहुत ही कम है, तो यहाँ पे अभी वो लोग काफी अग्रेसिव हो रहे हैं और उनकी जो अनसिक्योर्ड बुक है वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे भी उनके पास अच्छा लीवर है कि उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसको ऑलरेडी वन ऑफ द इंडस्ट्री हाईज है और इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। कोटक बैंक हिस्टोरिकली अगर देखें तो बहुत रेयरली 2.7 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल पे अवेलेबल रहती है। एक फैंटास्टिक फ्रेंचाइजी है, दूसरे भी सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशंस के उसके जो बिजनेसेस है उसको तो मैं गिनता नहीं हूँ अभी, लेकिन कोर बिजनेस के लिहाज से आई थिंक बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, डाउनसाइड कम लग रहा है, लेकिन जिस तरह से वो लोग अभी लोन डिस्बर्स कर रहे हैं, अंडरराइटिंग ऑलवेज स्ट्रांग रही है। यहाँ से आने वाले 2 या 3 साल में बहुत सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग कोटक बैंक में विटनेस कर पाएंगे। की बुलिश रिपोर्ट बैंकिंग प्लेस पर, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं। बाजार का मूड माहौल पॉजिटिव होता रह रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी ढेर सारा है। ये पूजा से समझते हैं एक्शन स्टॉक्स कौन से। पूजा आप बताएं। जी, एमएनएम का स्टॉक फोकस में रहेगा आज और फंड जुटाने पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स से कंपनी बातचीत कर रही है। ईवी यूनिट के लिए $1.3 बिलियन जुटाएगी कंपनी और अगले 2 सालों में किश्तों में ये पूंजी कंपनी जुटाएगी। दिव्यानी इंटरनेशनल पर भी नजर रखिए, फंड एक्शन हुआ है यहाँ पर और टेमासेक ने 500 करोड़ वैल्यूएशन की अपनी 2.8% हिस्सेदारी बेच दी है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को करीब 0.5% हिस्सेदारी यहाँ पर फ्रैंकलिन ने खरीदी है। तो ये कुछ फंड एक्शन हुआ है जिसके चलते आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर पर भी नजर रखिए, अमेरिका की रिटेल कंपनी से एक बड़ा ऑर्डर मिला है करीब $160 मिलियन का। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर सोनाटा सॉफ्टवेयर को मिला है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर भी नजर रखिए, कल भी स्टॉक में तेजी थी और आज भी एक्शन में रह सकता है। बोर्ड ने 80,000 करोड़ जुटाने को मंजूरी दे दी है FY24 के लिए बॉन्ड्स के जरिए, टर्म्स लोन्स के जरिए। तो इस पर आप नजर रखिए और आखिर में बात करते हैं HG इंफ्रा की। कंपनी के लिए एक के बाद एक ऑर्डर मिलने की खबर आ रही है और इस वक्त कंपनी ने कानपुर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई। 655 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसके लिए सबसे कम बिडर HG इंफ्रा घोषित हुआ है। तो आज ये तमाम स्टॉक्स खबरों के चलते एक्शन में रह सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट पूजा, शुक्रिया ये सारे एक्शन स्टॉक्स हमें फिर से समझाने के लिए। ठीक है, इस एक बार आज सुबह जब हम निकुंज की नज़र में आज हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज जालमा से बात कर रहे थे कि उनके कई सारे मुद्दों पर, कई सारे पहलुओं पर हमने उनकी नज़र ली, क्योंकि एसबीआई की एक मैनेजमेंट मीट हुई थी। एसबीआई और साथ ही इंडियन बैंकिंग सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्या कोई कंसर्न्स आगे दिखते हैं उन्हें, उस पर आइए उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। मुझे लगता है मार्केट अब डिफरेंशिएट करने लगेगा छोटे बैंक्स में, बड़े बैंक्स में। जब एक राइजिंग टाइड होती है तो छोटा, बड़ा, मिड टियर, लार्ज टियर सब एक साथ ऊपर जाते हैं। शायद हमने ये फैक्टर देखा था दिवाली के बाद से जनवरी तक में। तो बजट के बाद आपने बैंक लिया, डिडंट मैटर वेदर वो छोटा बैंक है, बड़ा बैंक है, एज लॉन्ग एज यू बॉट अ फाइनेंशियल स्टॉक, मार्केट ऊपर गया था, वो स्टॉक में आपको पैसे बने। मगर मुझे लगता है 2024 में वैसा नहीं होगा। बिग बैंक्स विल आउट परफॉर्म, बिग बैंक्स विच हैव अ स्ट्रॉन्ग कासा दे विल आउट परफॉर्म। मिड टियर बैंक्स के अंदर जो हमने शुगर रश देता था वह खत्म हो चुका है और स्मॉल PSU बैंक्स, मैं कई बार उन बैंक्स के नाम ले चुका हूँ, स्मॉल PSU बैंक जो हैं मुझे लगता है वो अंडर परफॉर्म करेंगे। लेंडर्स की बात करें तो 5 स्टार बिजनेस से एक नया रिसेंट IPO आया है। पार्थिव, आपने देखा होगा कल 5-6% ऊपर था ये। कल ही ET नाउ पे हमारे इंग्लिश चैनल पे इसके मैनेजमेंट आए थे और कहे गए 30% प्लस ग्रोथ बिना किसी कैपिटल रेज के भी मुमकिन है। बड़े हाथ इसमें काम किया था IPO के टाइम पे, उसके अभी भी लगभग IPO के भाव पे ही मिल रहा है। आपने इसका बिजनेस मॉडल देखा है? आई थिंक ये एक ऐसी रेयर NBFC है जो ज्यादा फोकस कॉर्पोरेट लेंडिंग में कर रही है और नो डाउट ग्रोथ ट्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, कैपिटल एडिक्वेसी बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन अजय, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, हिस्टोरिकली हमने देखा है और ये मॉडल काइंड ऑफ IDFC लिमिटेड जब ओरिजिनली लिस्ट हुई थी तब ये अपनाया था और हम जानते हैं कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी और जिस तरह का शेयर होल्डर वैल्यू था, आई थिंक कोई ऐसा पैसा नहीं बना था, रादर लॉट ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन हैड टेकन प्लेस। तो आई थिंक आई विल बी वेरी वेरी, और जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि काफ़ी बैंक्स अवेलेबल है इंडिया में जो वैल्यूएशन के लिहाज से ज़्यादा चीप है और लाइबिलिटी फ्रेंचाइजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे कैन ऑल्सो ग्रो देयर बुक
ऑलरेडी जो बड़ी बुक है उसको 15 to 18% कंपाउंडेड ग्रो कर सकते हैं। तो आई थिंक वी आर मोर कंफर्टेबल पार्किंग फंड्स इन बैंकिंग स्पेस, हेल्दी कासा वाली बैंकिंग स्पेस में, और ये स्टॉक को मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। चलिए कुछ और बड़े, खैर भाव अभी भी सेटल हो रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन जो अभी दिखाई दे रहा है वो तो काफ़ी ज़्यादा गेनर्स के फेवर में नज़र आ रहा है और 70 पॉइंट का गेन नज़र आ रहा है 17,200 के करीब। हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। एक स्टॉक जो रेडार पे कम आ रहा है लेकिन फार्मा अपने पूरे स्पेस में थोड़ा आउट परफॉर्मिंग वाला स्टॉक रहा है, सन फार्मा। कुछ जरा सन फार्मा के चार्ट्स को देखिए, वापस 960 के आसपास आ गया है, ऊपर में 1050 1060 के आसपास भी गया था, ये नीचे काफ़ी करेक्ट होके आया है। क्या ये एक एंट्री का मौका दे रहा है? क्योंकि ये प्योर डिफेंसिव नहीं है, अगर आप थोड़ा फंडामेंटल पर नज़र डालें तो ये बाकियों के चलते इसमें काफ़ी ज़्यादा नियर टर्म ट्रिगर्स भी हैं सन फार्मा में। क्या ये लेना चाहिए इस भाव पे? जी हाँ, देखिए ये बिल्कुल एक क्लियर अक्यूमुलेशन हमें होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं देखूं तो 1050 के जो लेवल्स थे वहां से जो ड्रॉप हुआ है, ये बहुत ही बखूबी अपने जो 200 डे मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट करके चल रहा है। और हम कह सकते हैं अब करीब 8 से 10 सेशन से इसने 945 950 के जो जोन्स हैं इसको रिस्पेक्ट किया है। एंड कंसिडरिंग जितना मार्केट खराब चल रहा है उसके हिसाब से जिस स्टॉक में हमने जो हल्की सी ही सही लेकिन जो पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड होते हुए देखा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बहुत क्लियर अक्यूमुलेशन है। एक ब्रेकआउट के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है 970 के लेवल्स के ऊपर। इसमें आप अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आते हुए देखेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। बड़ी क्वांटिटी की सलाह इसलिए नहीं रहेगी बिकॉज जो एक मेजर ब्रेकआउट है ये 970 के ऊपर एक्सपेक्टेड है, तो डेफिनेटली एक बाइंग तो आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। बड़ी क्वांटिटी तब ले जब 970 क्रॉस करें। सो शुरुआत करें, स्टॉप लॉस जो है आपका 945 का रहेगा, पहला टारगेट 970 और जो दूसरा टारगेट है 1000 रुपीज का निकल के आ रहा है। एक्यूमुलेशन साइंस और 970 के पार और ज्यादा मजबूती के आसार सन फार्मा में इस वक्त नजर आ सकते हैं। फार्मा प्लेस की जहां बात चली है जाइडस लाइफ पर, संतोष एक बार राय दीजिए, क्योंकि कंपनी की एक दवाई जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक करने में काम आती है उसे यूएस एफडीए से अप्रूवल मिली है। जाइडस लाइफ पिछले 6 महीनों में अच्छा एक्शन भी दिखा रहा है। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे प्री ओपन में भी हरे निशान के साथ ही ट्रेड है। ये जाइडस लाइफ की बात करें तो इस स्टॉक ने फार्मा स्पेस को काफ़ी आउट परफॉर्म किया है पिछले 3-4 महीने में, और स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोज बना रहा है और अब फिर से एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिखा रहा है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो चांसेस है कि शायद ये जो अपमूव चल रहा है और एक्सटेंड होते नजर आए। हमको ऊपर में शायद आने वाले समय में 520 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है 460 रुपये का बन रहा है। ऊपर में पहला टारगेट 510 का रहेगा, दूसरा टारगेट 540 रुपये का रहेगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है। ये तो जाइडस वेलनेस पर बात रही, लेकिन आज कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहां पर एक्शन है, क्योंकि कल सारे ही स्पेसेस में अच्छा रीबाउंड था और आज कहां मौके आपको ढूंढने चाहिए। केमिकल स्पेस आप देखें, पिछले 2 हफ्ते से केमिकल स्पेस में अच्छी बाइंग भी हो रही है। उनमें से कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस भी किया, आई थिंक अनुपम रसायन हमने डिस्कस किया, दीपक निट्रे, नवीन फ्लोरीन हो, उनमें अच्छी मूव है। और इनफैक्ट स्पेशल एक डिस्कशन भी हमने कल केमिकल स्पेस में देखी थी कि इन व्यू ऑफ द लार्ज कैपेक्स जो केमिकल कंपनीज कर रही हैं तो इनका फ्यूचर कैसे दिख रहा है। लेकिन क्या मौके आज होने चाहिए? अभी तो फिलहाल ये प्री ओपन में नीचे दिख रहे हैं। क्या संतोष, केमिकल स्पेस में जो एक बाइंग दिख रही थी वो किन किन स्टॉक्स में जारी रह सकती है? अभी भी चार्ट पे स्ट्रॉन्ग कौन सा दिखता है काउंटर? यस, केमिकल स्टॉक्स में कल हमने स्ट्रेंथ देखी। हमने सुदर्शन केमिकल तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वहाँ एक रिवर्सल सिग्नल देखने को मिल रहा है। सिमिलरली एसआरएफ पर भी नजर रखना चाहिए, ये स्टॉक भी बॉटम बना के चलने को तैयार है। ऊपर में 200 दिन का मूविंग एवरेज करीबन 2370 के आसपास आ रहा है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो शायद हमको 2500 रुपये तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। कल मॉर्निंग में नवीन फ्लोरिन में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, हालांकि ऊपर के लेवल से भी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, बट कहीं ना कहीं सिग्नल देखने को मिल रहा है कि इसमें बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। सो नवीन फ्लोरिन पर भी नजर रखना चाहिए। नीचे 4100 एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। स्टॉक 4400 के ऊपर टिक जाता है तो हमको एक रैली 4800 की ओर देखने को मिल सकती है। ओके, तो चलिए केमिकल प्लेस पर ये नजरिया क्विकली कुछ एचजी इंफ्रा स्टॉक्स लगातार फोकस में हैं और रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बिडर ये कंपनियां लगातार साबित हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले RVNL के लिए एक के बाद एक कई सारी खबरें आई और अब एचजी इंफ्रा 677 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए, रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी L1 बिडर साबित हुई है। प्री ओपन में भी स्टॉक में अच्छी बढ़िया मूव दिख रहा है, ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी।
सो देखिए दी ओवरऑल इंफ्रा स्पेस इस पे हम काफी एक्चुअली बुलिश हैं और एचजी इंफ्रा इज वन ऑफ द स्टॉक्स जहां पे हमारा व्यू है कि यहाँ से स्टॉक में अच्छा खासा अपसाइड देखने मिल सकता है। इनफैक्ट 1000 के लेवल्स भी ये स्टॉक दिखा सकता है पोजिशनली अगर इसे होल्ड करें तो। आप देखिए इसकी जो रैली है 530 540 के आसपास से शुरू हुई थी एंड नॉट टू फार बैक दिसंबर से, तो स्टॉक में एक अच्छा खासा अपमूव ऑलरेडी आ चुका है। हल्का सा पॉज है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, बट ये डिप मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सो यहाँ पे आप ट्रेडिंग के लिहाज से अगर लेना चाहें तो फ्रेश एंट्री यहाँ पे आप ले सकते हैं। 760-65 के जो जोन्स हैं ये आपके लिए स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। पहला टारगेट आपके लिए 820 और दूसरा टारगेट जो है ये 840 का निकल के आ रहा है। इसी स्पेस में एक और स्टॉक है पीएनसी इंफ्रा, उसे भी आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। कल बैंक्स ने इतनी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई, इनफैक्ट एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग अबाउट आया कुछ, और इनफैक्ट हमने 300-400 पॉइंट्स की रैली भी देखी। बैंक निफ्टी में ब्रीफली 200 डीएमए को टच भी किया। कई लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो अपने 200 डीएमए के ऊपर। आज आपकी कोई भी बेट आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स पर नहीं है या फिर दूसरे लार्ज कैप बैंक्स पे नहीं है, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर एक राय दें, आईसीआईसीआई बैंक पर क्या व्यू बनेगा? जी प्रियंका, जैसे मैंने बताया अभी तो शॉर्ट कवरिंग रैली शुरू भी नहीं हुई है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक दोनों में ही अच्छा खासा अपसाइड बाकी है। आईसीआईसीआई यहाँ से आप फ्रेश एंट्री लें तो 850 को अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। 865 पहला टारगेट, 880 दूसरा टारगेट। सो देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ अपसाइड लेफ्ट इन द बैंकिंग नेम्स। द शॉर्ट कवरिंग रैली इज जस्ट अबाउट बिगन इफ एट ऑल। सो काफी अपसाइड अभी भी इनमें बाकी है। ओके, फेड पॉलिसी अनाउंसमेंट से ठीक पहले ग्लोबल सेंटिमेंट सुधरे हैं और इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ दिखा है। बाजार बस खुलने को है इस वक्त। अगर आप देखेंगे 17,177 यानी कि 17,100 के पार अब हम देख रहे हैं। पॉजिटिव अपमूव जो है बाजार में लगातार नजर आ रहे हैं। स्ट्रेंथ कहां से आ रही है? बैंक्स, फाइनेंशियल्स ऑफ कोर्स हैं जहां से हम काफी हद तक मजबूती देख रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी ढेर सारे हैं। हिंदुस्तान जिंक के काउंटर पर नजर रखें क्योंकि चौथी दफा कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया और वहां से स्टॉक में एक मूवमेंट जो है पॉजिटिव साइड देखने को इस वक्त मिल रही है। ड्यूरिंग द डे काउंटर किस तरह से रिएक्ट करता है इस पर नजर रहेगी। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल प्राइसेस में बढ़ोतरी की खबर आती हुई दिखी है जो कि 1 अप्रैल से लागू होती हुई दिखेगी। 5% के दाम बढ़ाने की यहाँ पर खबर। क्लोज मार्केट की ओपनिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर 17,183 के लेवल पर करीब 76 अंकों की बढ़त के साथ हम देख रहे हैं। क्लियरली 17,150 के पार तो अच्छी अपमूव, अच्छी पॉजिटिव मजबूती के साथ हम खुले हैं। अब 17,200 की तरफ, इन लेवल्स की तरफ आई करना होगा, इन लेवल्स पर नजर रखनी होगी। वहां से अपसाइड कितनी दिखती है इस पर बातचीत होगी। 39,990 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी के मुकाबले 40,000 देखिए 40,000 को पार करता हुआ बैंक निफ्टी करीब 125 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर भी ट्रेड देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 250 अंकों की तेजी 58,390 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं। सेंसेक्स में एक पॉजिटिव स्टार्ट। तो क्लियरली इंडेक्स स्पेसिफिक बाजार की मजबूती मिड कैप स्मॉल कैप की आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और इस बीच रिलायंस लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन में एक डाउनफॉल देखा। 2-3 ट्रेडिंग सेशन का उसके ठीक बाद रिलायंस के स्टॉक ने वापस से कम बैक किया है 2,280 के लेवल्स पर इस वक्त। एडवांस डिक्लाइंस रेशियो अगर देखेंगे क्लियरली एडवांसेस का पलड़ा है इस वक्त जो कि बाजार में भारी। 1181 एडवांसेस के सामने महज 360 डिक्लाइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं। स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी और क्लियरली बैंकिंग प्लेस की तरफ से यहाँ पर नजर आ रही है। सोनाटा सॉफ्टवेयर के चार्ट्स को देखें, अब तक की सबसे बड़ी डील कंपनी ने साइन की और इसका क्लियर इंपैक्ट है जो कि स्टॉक मूवमेंट में नजर आ रहा है। हिंदुस्तान जिंक के चार्ट्स को भी देखेंगे और बाजार के हीट मैप को आपके टीवी स्क्रीन पर हम लेकर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखेंगे निफ्टी 50 कैटेगरी में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं और लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन, जबकि बजाज ट्विंस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए क्योंकि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में अच्छा एक्शन, अच्छा अपमूव देखने को मिला है। लाइफ इंश्योरेंस प्लेस में एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ लीड करते हुए अच्छी मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है और आईटी सेक्टर भी पीछे नहीं रहा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस करीब 1.5 से 2% तक की तेजी इन स्टॉक्स में भी। टेक महिंद्रा का स्टॉक भी यहां पर देख लें। टाटा कंज्यूमर कंजम्पशन प्ले में भी हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं। ये एक्शन जो है लगातार बरकरार है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट एक्सपर्ट्स का बाजार पर नजर क्या है। प्रियंका आप पूछिए। बिल्कुल मानसी, लेकिन उससे पहले कुछ और काउंटर्स भी एड्रेस कर लेते हैं। बिल्कुल कीजिए। तो पहले तो एक ग्रोथ स्टॉक्स जितने भी हैं, क्योंकि आज जेपी मॉर्गन का एक बड़ा नोट भी आया है, उसमें क्लियरली बात की गई है कि जो एशियन के ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी वैल्यू अब दिखती है। यानी आप इस नोट पर देखें तो सारे के सारे आईटी काउंटर्स में अच्छी मूव है। टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, विप्रो हो, इनमें आपको अच्छी मूव दिख रही है। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग काउंटर्स दिख रहे हैं। आप निफ्टी के इन काउंटर्स की बात करें तो अब थोड़े से मिड कैप स्पेस के भी काउंटर्स की बात करते हैं। हिंदुस्तान जिंक पर जो एक डिविडेंड की बात करते हैं, डिविडेंड के चलते न्यूज़ में इंपैक्ट तो अच्छा आता है। 4% तक की न्यूज़ वहाँ है। मैक्स फाइनेंशियल में मूव है और आज फिर से आपको पीएसयू स्पेस के छोटे बैंक्स में आपको बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं तेज। लेकिन आपको आईटी काउंटर्स पर नजर रखनी चाहिए। मिड कैप आईटी में भी आपको कोफोर्ज जैसे परसिस्टेंट, इन सब में स्टॉक्स में तो अच्छी मूव दिख रही है।
चलिए अब एक्सपर्ट से समझते हैं कि कहाँ पर उन्हें वैल्यू दिख रही है, कहाँ मौके ट्रेडिंग के आज के लिए दिख रहे हैं। संतोष से समझते हैं। संतोष, क्या लेना चाहिए आज? बैंक्स ही एक अच्छा रिबाउंड दिखा सकते हैं या फिर ग्रोथ स्टॉक्स का भी एक मौका हो सकता है? यस, बैंकों में तो आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा, लेकिन कुछ मेरी नज़र इंश्योरेंस स्टॉक पे है, स्पेशली एसबीआई लाइफ। वहाँ एक सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक कल रिवर्सल देखने को मिला, आज वो एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है यहाँ और स्ट्रेंथ बढ़ती नजर आएगी। ऊपर में 1145 तक की इमीडिएट टारगेट नजर आ रहे हैं, तो इसमें खरीदारी के मौके देख सकते हैं। नीचे आप 1100 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करके खरीदारी कर सकते हैं इसमें। तो ठीक है, भारत फोर्ज पर भी आप देखें तो यहाँ पर लगभग 1.1% की तेजी दिख रही है और इंफोसिस भी अब ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ग्रोथ स्टॉक्स पर तो नजर है। मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पर आज 5% की मूव है। कुछ क्या तेजी और बढ़ सकती है? फाइनेंस काउंटर्स पर क्या व्यू रहेगा? ये तो खैर इंश्योरेंस प्ले है, करेक्ट? जी हाँ, नहीं इंश्योरेंस प्ले तो आई वुडंट रियली पुट टू मच ऑन माय रेडार बिकॉज इनमें बाउट्स आता है और फिर फिजल आउट हो जाता है। तो मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा टू सी कि वेदर देयर इज अ मीनिंगफुल एंड अ सस्टेन्ड रैली इन दीज। मैक्स फाइनेंशियल की बात करें, डेफिनेटली आज एक अपमूव है, बट ध्यान रहे ये स्टॉक 860 870 के जो जोन्स हैं यहाँ से करेक्ट होता हुआ आया है। तो 2 दिनों में इसने 600 620 के जोन्स को सपोर्ट बना के एक रिबाउंड अटेम्प्ट किया है और आज का जो डे है अब तक का जो बना है रादर वो 20 डे मूविंग एवरेज के जस्ट पास बना है। तो एक बार इसे क्रॉस करे तब हम इसे कंसिडर करेंगे ऑन ऑन द बाइंग साइड, बट तब तक ये मेरे रेडार पे रहेगा। दिस कुड परहैप्स बी शॉर्ट कवरिंग बाउंस या एक ट्रेडिंग टेक्निकल बाउंस आया है। अदर देन दैट बैंकिंग से बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्पेस से रादर चोला फाइनेंस एक स्टॉक है जो मेरे रेडार पे है। अच्छा खासा अपमूव है, ये 740 से स्टॉक ने एक अपमूव शुरू किया है और अब यहाँ पे ये 760 के आसपास आके वेट कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे पुश की जरूरत है। अगर मार्केट्स होल्ड कर जाते हैं तो आई थिंक 775 के लेवल्स आप इसमें बहुत जल्द देखेंगे। तो चोला फाइनेंस आई एम मोर बुलिश ऑन। फ्रेश एंट्री लिए 750 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करेंगे। काफी मजबूत शुरुआत हुई है बाजार की। 17,200 के पार निफ्टी और 40,000 के पार आपका बैंक निफ्टी। अब देखना यह है कि पहले 1 घंटे के बाद और मजबूती पकड़ता है बाजार। मेरी उम्मीद है कि मजबूती पकड़ सकता है। जैसे ये कुछ भी बता रहे थे, डेटा ये कहता है काफ़ी शॉर्ट्स अभी है सिस्टम में जो कवर होना बाकी हैं और शायद बड़े इवेंट के पहले वो एटलीस्ट आधा पौन घंटा बाजार खुलने के बाद और तेज़ी पकड़ सकते हैं। बट ट्रेड्स कहाँ पे बन रहे हैं? कोटक बैंक 1700 पे आ गया है। संतोष, जरा कोटक बैंक को चेक करिए। लास्ट 3-4 दिन में जब बाजार में तेजी आई तो इसने आउट परफॉर्म किया है, बट ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में वही 1700 में बैठा हुआ है। क्या इसका समय आ सकता है? ये देखिए आज डेज हाई की तरफ कोटक बैंक 35 रुपए ऊपर। यस, कोटक बैंक की बात करें तो पिछले 2 साल से इसका यही बेस रहा है 1600 से 1650 के जोन से, और वहीं से फिर से हमको एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये हम मान सकते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से बाउंस बैक कर रहा है। तो और रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए भी। हालांकि इसमें थोड़ा सा मोमेंटम स्लो रहता है, ऊपर में या अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। जो इमीडिएट टारगेट मुझे नजर आ रहा है 1740 का, वहाँ तक मुझे लगता है ये जा सकता है। 1740 अगर क्रॉस करने में कामयाब रहता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है जो स्टॉक को 1800 रुपये तक लेके जा सकती है। कोटक बैंक 1800 रुपए की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ लार्ज कैप की बात करते हैं। पिटा हुआ बजाज फाइनेंस, एनबीएफसीज में थोड़ी जान लौटती हुई नजर आ रही है और लोगों का ये मानना है कि अगर रेट्स यहाँ के आसपास पीक होते हैं तो आगे से ट्रैजेक्टरी एक्चुअली एनबीएफसीज की हो जाएगी। पार्थिव, आप बजाज फाइनेंस को देखेंगे 600 रुपये उतरा है पिछले 1 महीने में। इस भाव पे करीब 5700 के आसपास, इसमें वैल्यूएशन बेटर है या कुछ और एनबीएफसीज पे बेट करेंगे आप? नहीं, डेफिनेटली बजाज फाइनेंस में अभी वैल्यूएशन आई वुड नॉट से अट्रैक्टिव, लेकिन एंट्री पॉइंट्स अच्छे हुए बिकॉज बजाज फाइनेंस अनलेस अंटिल हमने जब कोविड का लो देखा था तब करीबन 3.5 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे आ गया था फॉरवर्ड बेसिस पे, और अभी हम अगर कंपैरिजन करें तो इट इज स्टिल कोटेड एट समवेयर अराउंड 6 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल, जो आई थिंक जो जनरली ये 7.5-8% का प्राइस टू बुक के मल्टीपल पे कोट होता है, उससे तो डेफिनेटली चीप लग रहा है। लेकिन सबसे की इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये है कि जो कंज्यूमर फाइनेंस डिवीजन है वहाँ पे कैसा ग्रोथ रहता है, और हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट कॉस्ट इम्पैक्ट ट्रेंड, आई थिंक ये साल टेपिड रहेगा। ईयर ऑन ईयर जब हम ईवन ग्रोथ देखेंगे तो इतना शानदार नहीं रहेगा,
नए कस्टमर एक्विजिशंस तो उन्होंने काफी अच्छे किए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन आई थिंक लॉट ऑफ दैट नेगेटिव सीम्स टू बी फैक्टर्ड इन। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड ज्यादा नहीं है, और गोइंग इनटू दिवाली अगर थोड़ा फेस्टिविटी के वजह से अगर डिमांड पिकअप होता है तो हम देखते हैं कि बजाज फाइनेंस में डेफिनेटली ट्रैक्शन आता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन जो बजाज ट्विंस अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इज दी एफपीआई आउटफ्लो। ओवरऑल हमने देखा है कि जब भी एफपीआई आउटफ्लो होता है तो ये इंस्टीट्यूशनल फेवरेट्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फेवरेट स्टॉक्स है, तो यहाँ पे भी अगर वहां से अगर फ्लोज वापस आने चालू होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स गोइंग डाउन, तो दैट विल आल्सो बी अ की ट्रिगर। तो आई थिंक 2 या 3 साल की अवधि के लिए मुझे लग रहा है कि बजाज फाइनेंस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट एट दिस जंक्शन। आपको बता दूं मैं, अगर आप हैरान हैं कि इंश्योरेंस स्टॉक्स क्यों चल रहे हैं, आपको बताता हूं मैं। लेके आइए मैक्स फाइनेंशियल इंश्योरेंस स्टॉक्स है, एचडीएफसी लाइफ लेके आइए, बजाज फिनसर्व लेके आइए, एसबीआई लाइफ लेके आइए। सीएलएसए ने अभी अभी इंश्योरेंस स्टॉक्स को अपग्रेड किया है। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि हर तरह के नेगेटिव्स इंश्योरेंस स्टॉक्स के अंदर प्राइस इन हो गए हैं और यहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ नज़र आती है। उन्होंने एसबीआई लाइफ को अपग्रेड करके आउट परफॉर्म कर दिया बाय से। एचडीएफसी लाइफ में पहले सेल कॉल थी, अब अंडर परफॉर्म कॉल है। मैक्स फाइनेंशियल को बाय कर दिया है अंडर परफॉर्म से, और आईसीआईसीआई प्रू को आउट परफॉर्म मेंटेन रखा है। ये रीज़न है आपको सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स इतनी तेज़ी में नज़र आ रहे हैं। तो अच्छे खासा इंटरडे। संतोष, एक बार विजिट करना बनता है। इन 5 स्टॉक्स में आप किस पे बेट करेंगे? यस, अभी सबसे पहले जब प्रियंका ने पूछा तो मेरा कॉल एसबीआई था, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। मुझे लगता है यहाँ पे और शॉर्ट कवरिंग बनेगी। स्टॉक में मुझे जो टारगेट नजर आ रहा है 1145 का आ रहा है, तो एसबीआई लाइफ पे तो बैट करना चाहिए। एचडीएफसी लाइफ भी एक लॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस के बाद बॉटम आउट हो रहा है, तो यहाँ भी और शॉर्ट कवरिंग की संभावना बनती है। एक जो इमीडिएट हर्डल है इसका, जो अभी 495-96 वहीं चल रहा है, जैसे इसके ऊपर सस्टेन करता है हमको इसमें एक 510 रुपये तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। बाइंग दिख रही है आईटी सेक्टर में भी, और आउट परफॉर्मेंस इस वक्त बाजार में। निफ्टी आईटी इंडेक्स को एक बार टीवी स्क्रीन पर लेकर आए, करीब 300 अंकों की बढ़त यहां पर, और ये सेक्टर है जो कि लीड कर रहा है। इससे जुड़े स्टॉक्स भी अगर आप देखेंगे, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, नजारा टेक्नोलॉजीज, मिड कैप प्लेज हो चाहे हैवी वेट्स हो, आईटी सेक्टर, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, एम्फासिस में अच्छी खासी मजबूती। कुछ परसिस्टेंटली आपका फेवरेट रहा है, लेकिन आईटी सेक्टर में इस वक्त की तेजी कैसे देख रहे हैं? कोई स्टॉक पिकिंग अगर करना चाहेंगे? जी हाँ, परसिस्टेंट बिल्कुल परसिस्टेंटली हमारा फेवरेट रहा है, एंड देन फॉर अ गुड रीजन स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न्स भी देखे गए। लेकिन मैं कह सकता हूँ देखिए, आज का जो आईटी का मूव है दैट इज एक्चुअली नैस्डैक ड्रिवन। कल मार्केट्स ऊपर जा रहे थे, मार्केट्स को एक्चुअली होल्ड बैक करने के लिए जो सेक्टर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, रादर या जो होल्ड बैक कर रहा था वो था आईटी सेक्टर। आज हमने और कल रात को हमने नैस्डैक में अच्छा खासा जंप आते हुए देखा है, तो उसका एक रब ऑफ इफेक्ट मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप एंट्री करना चाहें तो एचसीएल टेक ये एक स्टॉक है जो आपके रेडार पे होना चाहिए। मीडियम टर्म के हिसाब से भी देखें तो अच्छा खासा सेटअप है, और नियर टर्म के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक में एक बेस बन के एक अपमूव शुरू हुआ है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप एक एंट्री लेना चाहें तो 1135 के जो जोन्स हैं ये आपके लिए एज अ फर्स्ट टारगेट एक्ट करेंगे। 1165 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। फ्रेश एंट्री के लिए 1070 ये आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। सो फ्रॉम द आईटी स्पेस एचसीएल टेक विल बी ऑन माय रेडार, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे मैं प्रॉफिट्स जो हैं ये लेते चलूंगा। आई विल नॉट वेट फॉर टू बिग प्रॉफिट्स। जहां जहां मुझे बाउट्स मिलेंगे, जहां जहां मेरा प्रॉफिट होता रहेगा, मैं बुक करते चलूंगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ठीक है, ग्रोथ स्टॉक्स पर तो आपको एक नज़र रखनी होगी। नैस्डैक तो क्या रिबाउंड, कई बार रिबाउंड के मौके और भी मिले हैं, लेकिन आज की ये तेज़ी ओवरसोल्ड जोन से निकले हुए जेपी मॉर्गन का एक नोट भी है, नैस्डैक का रिबाउंड है, सारे कॉम्बिनेशन इकट्ठे दिखते हुए आपको दिख रहे हैं। इंश्योरेंस पर भी आप नज़र रखें, लेकिन थोड़े से गेंस तो इरोड हुए हैं। जिन लेवल्स पर बैंक निफ्टी खुला था 40,000 के ऊपर, वहाँ से अब करेक्ट होकर अब इसकी तेज़ी अब लगभग 80-90 पॉइंट्स की रह गई है। लेकिन अब भी स्ट्रेंथ कहाँ दिख रही है? अल्ट्राटेक सीमेंट लास्ट कुछ मिनटों में जो तेज़ हुए काउंटर में, M&M यहाँ पर एक उनके ईवी बिजनेस के लिए वो फंड रेजिंग की बात कर रहे हैं, वो एक न्यूज़ का ट्रिगर है। बजाज फाइनेंस अभी अजय भी डिस्कस कर रहे थे इसे, और L&T जो लगातार तेजी बनी हुई है जिस स्टॉक में। दूसरे जो स्टॉक्स तेज दिख रहे हैं आपको, आयशर मोटर, इंडसइंड बैंक और ग्रासिम जैसे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। टाटा कंज्यूमर इनफैक्ट पिछले 5 मिनटों में बढ़कर अब 2% की तेजी हो गई है। टाटा कंज्यूमर पर एक बार विभोर आप बताएं क्या व्यू बन रहा है? ये स्टॉक भी अच्छी खासी अंडर परफॉर्मेंस झेल चुका है और अब इसका ट्रेंड पिछले कई दिनों से बुलिश दिख रहा है। क्या यहाँ पर एंट्री लेवल ढूंढने चाहिए?
टाटा कंज्यूमर में शायद जो ये मैनेजमेंट चेंज हुआ है ये एक पॉजिटिव साइन है, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पर चार्ट में 15 मार्च 16 मार्च को एक इनसाइड बार पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकआउट भी आया, रीटेस्टिंग भी हुई, वापस एक फ्रेश अपमूव आया है। तो कोई चाहे 688 का एक मिड टर्म एक शॉर्ट टर्म और स्विंग स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे डेफिनेटली 748 750 के टारगेट देख सकता है। ठीक है, तो ये तो टाटा कंज्यूमर बात रही। एक बार बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, इनकी भी चाल को देखते हैं। बैंक्स में कहीं पर और भरोसा दिख रहा हो संतोष, जहां तेजी बढ़ सकती है? हालांकि जिन लेवल्स पर खुरे बैंक्स वहां से नीचे तो आए हैं, लेकिन फिर भी किसी चार्ट की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ आपको दिखती हो? इंडसइंड बैंक पर क्या व्यू रहेगा? यस, बैंकों में कल एक्सिस बैंक में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी, वहां पे नजर रखना चाहिए, वो आउटफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा अगर आप इंडसइंड बैंक की बात करो तो वो भी एक टेक्निकली 1000 के लेवल पे इसने अच्छा डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। तो मार्केट जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल होता है तो सेकंड हाफ में मुझे लगता है या 10 बजे 11 बजे के बाद ये इंडसइंड बैंक, कैनरा बैंक जैसे काउंटर आउटपरफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर कोई इंडसइंड बैंक पे बेट लेना चाहता है तो 1020 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में जैसे ही 1040 क्रॉस करता है, एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस हमको 1060 तक लेके जा सकता है। एनबीएफसी स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जेएम फाइनेंशियल को देखिए, एक्विटास स्मॉल फाइनेंस तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लेकिन आप देखिए एडलवाइज को मिड टियर एनबीएफसी। जेएम की बात करते हैं, विभोर जरा जेएम के चार्ट देख के बताएं। जेएम फाइनेंशियल में यहाँ पर सबसे बेस्ट पार्ट क्या हुआ कि कल की एक जो कैंडल थी, काइंड ऑफ एक हैमर कैंडल थी, आज डेफिनेटली मॉर्निंग से एक अपमूव आया है। डेफिनेटली एक स्मॉल बाउंस तो है, अगर कोई चाहे तो यहाँ पर 58 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली 66 और 70 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकता है। बट एक छोटी सी एडवाइस होगी, कम क्वांटिटी में जाए, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ओवरऑल जो है वो एक बियरिश ट्रेंड में है। बेरिश ट्रेंड की बात करें तो रिलायंस की बात करना जरूरी है। करीब 700-800 रुपए घटने के बाद रिबाउंड आया, कल उसमें 70 रुपए का, आज भी 20 रुपए का, तो ऑलमोस्ट 90 रुपए 2 दिन में चल गया है। लॉन्ग पोजीशन कुछ आपने बताया था होल्ड करके चलनी है इसमें, कल हमने नोटिस करवाया था कि पिटा हुआ स्टॉक है, लेना चाहिए। अभी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, थोड़ा ले लें मुनाफा या होल्ड करें? आधा ले लें, आधा ट्रेल करें? सो अजय, द लैटर इज ऑलवेज अ बेटर स्ट्रैटेजी। जब मार्केट में स्टॉक आपके फेवर में चल रहा हो तो बिल्कुल उसे राइड करिए। तो स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल दैट्स अ राइट स्ट्रैटेजी कि अगर आप मल्टीपल लॉट्स पे ट्रेड कर रहे हैं या आपके पास क्वांटिटी है जिसको आप स्प्लिट कर सकें, तो आधा आप बुक कर लीजिए, आधा लेके चलें। बुक करने का कारण भी ये है कि स्टॉक जो अपने कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, सो अभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें ट्रेंड टर्न अराउंड हो पाना या कहना कि ट्रेंड टर्न अराउंड हो गया है, ये थोड़ा सा अर्ली रहेगा। 2320 के लेवल्स हैं जहां पे इसका 20 डे मूविंग एवरेज बन रहा है। सो इसके ऊपर शायद हम कह सकते हैं कि एक बार के लिए ट्रेंड टर्न अराउंड हो गया है। और जो आधी क्वांटिटी हम होल्ड कर रहे हैं उसका कारण यह है कि अब अच्छा खासा बेस बना के 2200 के आसपास के इसने जो लो बनाया है वहां से 80-90 पॉइंट ऑलरेडी चल चुका है। अगर थोड़ा सा और मार्केट से सपोर्ट मिलता है, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर आता है, सो आई वोंट बी सरप्राइज कि जो चीज हम 20 डे मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं ये इजीली टेकआउट हो जाए। तो बिल्कुल जो अभी मोमेंटम इसमें शुरू हुआ है इसको राइड करें हाफ क्वांटिटी के लिए। हाफ क्वांटिटी आप बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके चलें। रिलायंस को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं पार्थिव, ये 2280 के आसपास है, इस भाव पे लिया हो 2230 से 80 के बीच में, तो एक साल में क्या लेवल्स पॉसिबल है आपके हिसाब से? मैं प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो एक साल के लिहाज से मुझे लग रहा है दिस स्टॉक शुड बी समवेयर अराउंड 2700। और जिस तरह का आई थिंक उनके अलग अलग बिजनेस में मोमेंटम है, हमें लग रहा है कि सेकेंड हाफ तक इवन जो O2C बिजनेस है वहां से भी हम लोग पिकअप देखेंगे। नो डाउट पेट्रोकेम बिजनेस काफी टाइम से डिप्रेस्ड रहा है और वहाँ पे जो ROCs है वो रिलेटिवली कम रहे, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक रिफाइनिंग बिजनेस में से अभी स्लोली ग्रेजुअली स्टेबिलिटी आ रही है और उनके पास बहुत अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड फीड स्टॉक वाला मॉडल है, तो जिसके वजह से O2C शुड डू वेल इन द सेकेंड हाफ। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक छोटा ट्रिगर रह सकता है। लेकिन जो रिलायंस रिटेल और जियो का जो बिजनेस है, और जियो में भी हमने देख रहे हैं कि अभी कंपनी काफी अग्रेसिव हो रही है इन टर्म्स ऑफ द पोस्टपेड प्लान्स। तो डेफिनेटली अगर नए सब्सक्राइबर्स अगर ऐड करने में सक्षम रहते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अभी एक सेंटिमेंटल वीकनेस रही है रिलायंस में और काफ़ी इंस्टीट्यूशन सेलिंग भी रही है। और हिस्टोरिकली अगर देखें तो ये करीबन 2200 के लेवल्स पे बॉटम होता है और 2700 पे पीक होता है। तो ये रेंज में पिछले 2 साल से हमने देखा है कि रिलायंस सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, डाउनसाइड मुझे काफ़ी कम लग रही है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे रुचि ले सकते हैं।
अपना नजरिया आप दे रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट। कोई डिस्क्लोजर हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? इट्स सेफ टू अज्यूम ये शो पे हमने काफ़ी स्टॉक्स डिस्क्लोज किए हैं इन टर्म्स ऑफ जो पोजीशंस है। तो रिलायंस जैसे स्टॉक हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है, कोटक महिंद्रा बैंक भी हमारे और हमारे क्लाइंट्स के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है। अन्य कोई भी स्टॉक जो हमने डिस्कस किया हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। और सब व्यूअर्स को यही सलाह रहेगी कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लेके ही काम करें। पार्थिव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। फेस्टिविटीज़ की शुरुआत हो चुकी है, ढेरों शुभकामनाएं फिर से आपको। हैव अ नाइस डे टू यू। लेकिन हिंदुस्तान जिंक और वेदांता के स्टॉक को देखें और डिविडेंड डिक्लेरेशन के बाद दोनों स्टॉक्स में मूव्स तो नजर आ ही रहे हैं। आप मूव है वेदांता में हमने देखा, हिंदुस्तान जिंक के चार्ट को लाइए, करीब 3% की तेजी यहाँ पर। डिविडेंड डिक्लेरेशन के बाद कुछ हम ये भी बता रहे हैं कि डिविडेंड से जुड़ा अट्रैक्शन खत्म होगा और ये बिल्कुल ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक या ट्रेडर रिलेटेड स्टॉक हो जाएगा। इस वक्त करीब 4% की तेजी हिंदुस्तान जिंक में नजर आ रही है। सो मानसी, दिस विल बी अ गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। अगर मान लीजिए किसी ने 300 के लेवल्स के आसपास लिया हो, जहां पे इसका 200 मूविंग एवरेज है, जहां से स्टॉक ने बाउंस दिया है, दिस विल बी अ गुड टाइम टू बुक प्रॉफिट्स। इसके दो तीन टेक्निकल रीजंस ये हैं कि 325 से 330 का जो जोन है ये एक्चुअली इसके लिए सप्लाई जोन है, प्लस इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज बन रहा है ये भी इसी के आसपास बन रहा है। सो देयर आर कपल ऑफ फैक्टर्स पॉइंटिंग कि यहाँ पे जरा सा सेल ऑफ स्टॉक में आ सकता है या एटलीस्ट साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है। आज भी जो स्टॉक ने एक हाई बनाई है वही 325 के लेवल्स के आसपास बनाया है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें लेके करके चले। इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया टू बुक कंप्लीट प्रॉफिट्स एंड सिट आउट। एक बार स्टॉक 330 के जोन्स को क्रॉस करता है फिर हम इसमें फ्रेश री एंट्री की व्यू बना सकते हैं, बट अप अंटिल देन आई वुड सजेस्ट कि एक बार के लिए प्रॉफिट्स बुक करके चले। ठीक है, प्रॉफिट बुक करने की राय इस वक्त। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहां पर अच्छा एक्शन दिख रहा है। बंधन बैंक, संतोष इस पर राय देना चाहेंगे? बैंक्स फाइनेंशियल्स में हम देख रहे हैं हैवी वेट्स और साथ ही मिड कैप प्लेयर्स में भी अच्छा एक्शन, और बंधन बैंक का स्टॉक ऑलमोस्ट 2% अप मूव दिखाते हो 206 के लेवल्स। यस, बंधन बैंक की बात करें तो एक काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन आज के सत्र में इसमें एक सुबह सुबह ही अच्छे लॉन्ग बिल्डअप होते दिख रहा है। स्टॉक में करीबन 1.5% से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। ये इसमें 210 का एक हर्डल है, 210 क्रॉस करता है तो फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी, जहां हमको फिर 216 217 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लग रहा है कि आज शायद ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। सो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा 202 रुपये 50 पैसे का रहेगा। ऑल राइट, कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनके मर्जर का भी एक ट्रिगर है और आप उसमें भी मूव देख रहे हैं, लेकिन इस बीच अब बैंक निफ्टी लाल निशान में स्लिप हो चुका है। सो जो बड़ी सबसे बड़ी बात ही इंडियन मार्केट्स के लिए इस वक्त ये हो रही है कि अगर शॉर्ट कवरिंग का बाउट आता भी है तो गेंस सस्टेन ही नहीं करते, फ्रिजल आउट हो जाते हैं। बैंक्स ने जो इनिशियल गेंस थे वो कंप्लीटली गिव अप कर दिए हैं। इनफैक्ट निफ्टी पर फिर भी आप माइनर गेंस को होल्ड देख रहे हैं, जहां जिन लेवल्स के आसपास कल क्लोजिंग होती है उन्हीं के पास आपको बाजार अब दिख रहा है। और बड़ी रीजंस आपके पास निफ्टी के, आज आईटी आपको अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इंश्योरेंस काउंटर्स से स्पेस स्ट्रेंथ मिल रही है, कैपिटल गुड्स और मेटल काउंटर्स के कुछ काउंटर्स चल रहे हैं, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स, एलएनटी जैसे काउंटर्स, सीमेंट के काउंटर्स चल रहे हैं। तो इस वक्त क्या निफ्टी में स्ट्रेंथ ज्यादा है? बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स बैंक्स के लिए तो एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है, लेकिन क्योंकि बैंक्स इतने गिरे भी नहीं थे और इतनी बड़ी चाल भी उनमें नहीं आई, लेकिन अगर पोजीशन आज के लिए भी लेनी हो, मोमेंटम क्या निफ्टी स्टॉक्स पर ज्यादा रहेगा? संतोष, ये ऐसा कल हमने एक बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखा था। जस्ट प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मली ऐसा होता है क्योंकि एक बड़ा इवेंट है और डेटा भी थोड़ा सा मिक्स है, तो मेरे हिसाब से एक मॉर्निंग में डिप देखने को मिल सकता है, लेकिन 10 बजे के आसपास 10 बजे के बाद वापस से शायद लोअर लेवल से बैंक देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बैंक निफ्टी का ही बेटर नजर आता है, तो अगर कोई डिप मिलता है तो बैंक निफ्टी पर नजर रखिएगा, वही मुझे ज्यादा लगता है। बट मुझे लगता है निफ्टी भी परफॉर्म कर सकता है, रिलायंस का एक सपोर्ट रहेगा। आज कुछ ऑटो स्टॉक्स में भी बाइंग देखने को मिल रही है, बट हाँ आईटी स्टॉक्स थोड़े से प्रेशर में ही रहेंगे। ठीक है, ऑल राइट। क्रूड का ट्रेड, क्रूड डेरिवेटिव्स का ट्रेड जो था वो काफी दिनों तक चला। आप चाहे ऑयल रिफाइनरीज की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, बीपीसीएल जैसे काउंटर्स, एचपीसीएल, बीपीसीएल की बात करें, या फिर पेंट स्टॉक्स, लुब्रिकेंट स्टॉक्स की बात करें, आज इनमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कुछ क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में, और क्योंकि क्रूड फ्यूचर्स भी संभले हैं? सो आई थिंक इनमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके चलना सही होगा। अगेन बिकॉज आज एक बहुत बड़ा इवेंट है। आज का जो एक्चुअली आप सारा एक्शन देखेंगे विल लार्जली रिवॉल्व अराउंड दैट। और अगर मैं एक क्विक 30 सेकंड्स ले सकूं अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो आज हाई बनाया है ये बिल्कुल इसके 20 डे मूविंग एवरेज के करीब है, करीब 50-100 पॉइंट्स का ही गैप रह गया है, बट उसके पास में है। लेकिन व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग इज कि 40,000 का कॉल ऑन निफ्टी
एंड 17,200 का कॉल ऑन बैंक निफ्टी। इनमें एक अच्छा खासा बेस मार्केट खुलने के बाद भी बनता हुआ दिख रहा है, तो इसीलिए हम जरा से इन लेवल्स के आसपास इस पे रेजिस्टेंस आते हुए देख रहे हैं। थोड़ा सा डिप आए, कहीं मार्केट सेटल हो, तो मैं भी संतोष के साथ सहमत हूं कि यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। मे बी नॉट अ वेरी बिग क्वांटिटी बिकॉज ऑफ द इवेंट, बट अदरवाइज हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए ही वेट एंड वॉच करेंगे ऑन द डाउन साइड। ओके, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज, थोड़ा सा मार्केट सेटल होने का इंतजार कर रहे हैं। रेजिस्ट जरूर करने की कोशिश की 17,200 के मार्क को निफ्टी ने। इनफैक्ट ब्रॉडर इंडेक्सेस जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त निफ्टी में। और पर्टिकुलर स्टॉक कैटेगरी की भी अगर बात करेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप प्लेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं इस वक्त एक्शन 17,138 के लेवल्स पर। क्लियरली 17,200 के पार शुरुआत होती दिखी, लेकिन उसके बाद अब फ्रिजल आउट होते हुए निफ्टी कैटेगरी और मिड कैप में आप देख रहे हैं अब भी शाइन जो है बरकरार है। IRB इंफ्रा, संतोष इस पर अपनी राय दीजिए। अच्छा आप मूव दिखा बजिंग स्टॉक कैटेगरी में, करीब 2-2.5% की तेजी, ऊपरी स्तरों से हल्की मुनाफा वसूली भी नजर आई, इस वक्त भी 2.25% की तेजी। यस, IRB इंफ्रा की बात करें तो एक हेल्दी करेक्शन के बाद स्टॉक अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। सो एक ये स्प्लिट हुआ, बोनस इशू के बाद, स्प्लिट हुआ, उसके बाद स्टॉक का प्राइस कम हो गया है, तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आया था 25 रुपये के आसपास, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो अगर कोई ट्रेडिंग बेट लेना चाहता है तो मेरे हिसाब से यहाँ खरीदारी कर सकता है। 24 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में पहला टारगेट 28 रुपये का रहेगा, और 28 के ऊपर निकलता है तो हमको और अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, अपसाइड पॉसिबल। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, पैसेंजर कार और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट से जुड़ी कंपनी, कुछ करीब 4% की तेजी। हमारे खबर गर्म है सेगमेंट का भी हिस्सा रहा है ये स्टॉक, और अच्छी मजबूती के बीच लगातार ट्रेड्स दिखे हैं। पिछले कुछ सेशंस के भी चार्ट्स अगर आप देखेंगे, मजबूती एक महीने में स्टॉक ने करीब 70% की दिखाई, 70% अप मूव्स इन लास्ट 1 मंथ। आज की तेजी पर क्या कहेंगे, और अगर एग्जिस्टिंग पोजिशन है क्या पार्ट प्रॉफिट बुक करने का नजरिया भी बनेगा? मानसी, इसमें तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल अपने प्रॉफिट जो है राइड करके चलें। इनफैक्ट ये स्टॉक हमें काफी अच्छा लग रहा है। इसमें आप 800 to 850 के लेवल्स भी देख सकते हैं अगर आप पोजिशनली इन्वेस्टेड रहे तो। देखिए एक टाइम था जहां पे स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव आया था, वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए थे, ओवरबॉट टेरिटरीज में चला गया था, इसके लिए एक शार्प डाउनस्लाइड हमने इसमें आते हुए देखा था। लेकिन अगर हम इसका बिजनेस मॉडल देखें और जो जिस क्षेत्र में ये कंपनी है उन कुछ फैक्टर्स को भी ध्यान में रख के चलें, सो दिस इज द फ्यूचर, एंड एज दिस इज द फ्यूचर इज नाउ। सो उस हिसाब से इस देखिए स्टॉक में जो रिकवरी भी आई है बहुत शार्प आई है। फेब लास्ट वीक में ये स्टॉक 380-400 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी ये 700 के ऊपर के हाईज मार के आया है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बिल्कुल होल्ड करके चलें। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दबाजी ना करें। फ्रेश एंट्री भी लेना चाहें तो आप यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। 600 के लेवल्स को अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। मेरे हिसाब से 750 और 800 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज ए टारगेट ऐड करेंगे। ऑफकोर्स ये थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है। ओके, ठीक है, ऑलराइट। ये तो कुछ स्टॉक्स पे बात हुई। वॉलेटिलिटी तो है बैंक निफ्टी में, इस वक्त फ्लैट हो चुका है बैंक निफ्टी, ठीक है, लेकिन बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए, हमारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। इस बीच महिंद्रा जिस तेजी के साथ था, 1.5% की तेजी हो गई थी, वहाँ थोड़े से गेंस इरोड हुए हैं। ITC उल्टा लाल निशान में स्लिप हुआ है, और ब्रिटानिया जैसे काउंटर लाल निशान में स्लिप हुए हैं, इन्हें ज़रूर वॉच आउट करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम FMCG के कुछ और स्टॉक्स की आप बात करें, HUL जैसे स्टॉक्स, उनमें आपको फ्लैटिश सा कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या पावर स्पेस से एक बार के लिए ट्रेडर्स का इंटरेस्ट हटा है, या फिर दूसरे मोमेंटम जो है वो शिफ्ट दूसरे स्टॉक्स में हुआ है, संतोष? यस, थोड़े टाइम के लिए हम देखें तो पावर स्टॉक से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, बिकॉज ये आउट परफॉर्म कर रहे थे। मे बी एक रीज़न हो सकता है कि जो एंटिसिपेट किया जा सकता है मार्च में बहुत गर्मी रहेगी, वेदर चेंज हुआ, उस वजह से पावर डिमांड उतनी रही नहीं। सो एक वो रीज़न हो सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। स्पेशली NTPC का चार्ट अच्छा है, ये है जो छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। अभी भी स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, नीचे 173-72 का एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो NTPC जैसे स्टॉक में खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। तो खरीदारी के मौके और कहाँ ढूंढने चाहिए? पावर स्पेस तो स्ट्रॉन्ग है, ये आप माइनर प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त मार्केट के वेटरन्स क्या देख रहे हैं? जो लेजेंड्स हैं, बिग वॉइसेस हैं, वो कहाँ मौके ढूंढ रही है, या फिर उनके हिसाब से इस वक्त बाजार में करना क्या चाहिए? क्या थोड़ी देर थम जाना चाहिए, या फिर दूसरे थीम्स पर नजर डालनी चाहिए? शंकर शर्मा से जब हमने बात की थी तो उनका क्या व्यू था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बताइए कि अभी क्या सेंस आ रहा है स्क्रीन को देख के, डेटा को देख के, माहौल को देख के, क्या इंडियन मार्केट्स में बॉटम बन चुका है, या हम उसके करीब हैं, या अभी डाउनसाइड ओपन है? नहीं, मैं जैसा मैंने कहा, ये अनप्लेएबल पिच नहीं है। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन ये मेरे तजुर्बे में
मेरे अनुभव में ये अनप्लेबल पिच नहीं, अनप्लेबल पिच मैंने देखे हैं। मैंने कई अनप्लेबल पिचेस देखे, जैसे मैंने कहा सन 2000 की जो मंदी थी, वन प्लेबल था, आप कुछ भी ले लेते, 50-70% की क्षति पहुंचनी थी। 2008 की मंदी वैसी ही थी, ये उसके आसपास भी नहीं है। डिफिकल्ट पिच है बट नॉट अनप्लेबल पिच है। देयरफॉर अगर आज भी आप देखें तो कई शेयर, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एबीबी देख ले, आप सीमेंट्स देख ले, आप इंगरसॉल देख ले, आप कमेंट्स देख ले, सारे लाइफ टाइम हाइस पे हैं। आप देखें, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें घट गई, तो आपको थोड़ा ज्यादा परखना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे अच्छा लगता है मेहनत करना, मुझे हराम की कमाई पसंद नहीं है साहब। मुझे लगता है कि मैंने अगर मेहनत करके एक पोर्टफोलियो बनाया डिफिकल्ट टाइम में, तो वो बच्चे जिनकी परवरिश मैंने की इस टाइम में, वो बच्चे मुझे बहुत पैसे देके जाएंगे 12 महीने के अंदर अंदर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर सेम टाइम मार्च में मैंने एक मिनी पोर्टफोलियो बनाया था उस मंदी में। मार्च से जून की जो मंदी थी, उसमें रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने के बाद, वो पोर्टफोलियो मुझे नेक्स्ट 12 महीने, मतलब आज तक ऑन दी एवरेज 75-80% रिटर्न देके गई है। करीब 15-20 स्टॉक का पोर्टफोलियो मैंने बनाया। क्या बात है। हाँ, कुछ एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं आप, जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ अच्छे आइडियाज निकलेंगे अगले कुछ महीनों में? वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, लेकिन मैं आपको मतलब कि दाल खिला नहीं सकता हूँ, दाल बनाने की तरकीब बता सकता हूँ, तरीके बता सकता हूँ। तो तरीका यही है, हाँ, तरीका यही है साहब, कि जैसा एक कोच होता है, कोच कोई पिच पे जाके नहीं खेलता आपके लिए, आपको बताता है कि ऐसे खेलना बेटा, जब बॉल ऐसे आएगा तो आप इस तरह से बैटिंग करना है। तो मैं अगर वो रोल उस भूमिका को अदा करता हूँ, तो मैं इतना कहना चाहूंगा, लास्ट ईयर भी मैंने वही मापदंड रखे थे, इस बार भी वही रख रहा हूँ। जो कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हों, जो कंपनियों के स्टॉक प्राइस रेजिलियंट हो, घट नहीं रहे हो, उसमें एक 2-2, 4-4, 5-5% 100 रुपए को आप डिवाइड कर दे, तो 15 से 20 से 25 स्टॉक आपके बनेंगे। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगले साल सेम टाइम अगर आपने मुझे बुलाया, तो वो पोर्टफोलियो जो आज मेहनत करके आप बनाएंगे, उस पोर्टफोलियो का रिटर्न फार अहेड ऑफ मार्केट। मैंने जो आपको बोला, ये जो मिनी पोर्टफोलियो का मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके रिटर्न अगर देखें तो तब से तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप या इवन निफ्टी वगैरह में कोई खास रिटर्न नहीं हुआ है, मेरे ख्याल ±5% होगा। लेकिन ये एक मिनी पोर्टफोलियो 3 महीने के अंदर बना, और वो आप 50 से 70-80% रिटर्न देके जा रहे हैं। और आपको क्या चाहिए साहब? बाकी टाइम हम जाके शो देखते हैं। वो तो मुझे बताइए, आप शोज देखते हैं, लाइव शोज देखते हैं बढ़िया रेस्टोरेंट्स में, और ट्रैवल करते हैं दुनिया भर में। ये बताइए कि देखिए, लाइफ में और मार्केट में पूरा वर्क लाइफ बैलेंस तो करना पड़ता है, वरना एक तरफ टिल्ट हो जाएंगे तो कैसे परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन शंकर, आप मिड कैप स्मॉल कैप पे अभी भी बुलिश है इंडिया में, या आपको लगता है वहाँ पे मतलब फ्रॉथ क्लीन हो गई है, वो स्लेट क्लियर है मिड कैप स्मॉल कैप में डीप डाइव के लिए? वो फॉर्मूला जो आपने बताया वो लेके बहुत बुलिश हूँ साहब, नॉट माइनरली बुलिश बट एक्सट्रीमली बुलिश। और मैं इस तरह के मार्केट को वेलकम करता हूँ, बिकॉज ये आपको एक चेतना भी देती है, प्रेरणा भी देती है कि मार्केट जब टफ होता है, तब आपके अंदर का जो दबा हुआ इन्वेस्टर है, एनालिस्ट है, वो बाहर आता है। बाकी टाइम तो भाषण देके ही काम हो जाता है साहब। अभी है कि आप एक टेस्ट करेगा मार्केट, टेस्ट कर रहा है मार्केट। और मैं ऐसे मौकों को, जैसे कोई भी अच्छा प्लेयर होता है, वो हमेशा चाहता है कि पिच जो डिफिकल्ट हो मुझे वो दो, मुझे आसान पिच मत दो, मुझे अच्छी ऑपोजिशन दो, तब मैं खेल के दिखाऊं, तब वहां के 50 रन दूसरे पिचों पे 200 रन के बराबर है। तो ये वो पिच है साहब, और मैं वेलकम करता हूं। और मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को ये कहता हूं कि आप मार्केट से डरे ना, मार्केट को इंब्रेस करें, मार्केट को हक करें, मार्केट से लड़ाई ना, मार्केट से दोस्ती करें। मार्केट आपका दोस्त है, कई बार आपको सीख दे रहा है, तो आप उसको सीख को नहीं लोगे, मार्केट से आप लड़ोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है साहब। मार्केट जीतेगा हमेशा, आप मार्केट के साथ चलो। मार्केट अभी कह रहा है अच्छे टाइम, इस टाइम में आप अच्छे शेयर आपको अच्छे भाव पे मिल रहे हैं। 20-25 स्टॉक का पोर्टफोलियो थोड़ा जांच पड़ताल करें, उसके बाद काम करें, जैसे कि शंकर, आप इकोनॉमी को भी बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं। अभी अनसीजनल रेन्स हो गई यहाँ देश भर में, लोग बोल रहे हैं कि एक संदेह उठ गया है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बैटलिंग में दिक्कत होगी। ग्लोबल ग्रोथ की बात आ रही है, जो गिरती हुई यील्ड्स शायद ये बता रही हैं कि आगे आने वाला थोड़ा रिसेशन है। ये स्लो ग्रोथ इन्वायरमेंट में स्टॉक पिकिंग
कैसे चलती है आपके हिसाब से, या इतनी बड़ी चिंता नहीं है, इकोनॉमी वापस रिबाउंड कर जाएगी आगे चल के? चिंता है और चिंतित रहना इन्वेस्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। जैसा मैंने एक और ट्वीट किया था कि एक बहुत बड़ा फर्क मैं देखता हूँ इंडियन एनालिस्ट फंड मैनेजर कम्युनिटी और लेट्स से डेवलप्ड मार्केट यूएस में, कि वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज किया जाता है। लोग कहते हैं कि बताओ हमें कि रॉन्ग क्या हो सकता है इकोनॉमी में, कंपनियों में। देयर इज अ इंटरप्ले ऑफ गुड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट्री। यहाँ पर आपने अगर एनालिसिस करके कह दिया कि स्लो डाउन लगता है, तो पूरी कहर आपके ऊपर आ जाएगी, जैसा कि आपने कोई मतलब देश विरोधी बात कर दी हो। ये हमारी एक इमेच्योरिटी है एज अ कैपिटल मार्केट। जब तक कि आप फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस नहीं करेंगे, अलाउ फ्रीली फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, यू विल नॉट गेट गुड आउटकम्स। सो मेरा ये मानना है कि इन्फ्लेशन एक चैलेंज अभी भी है, रियर व्यू में नहीं है, क्योंकि अभी जैसे गर्मियों की बात हो रही है, सीजनल रेन की बात हो रही है, इंडिया में वेदर गॉड्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इन्फ्लेशन को डिटरमिन करने में। अभी ये मार्च अप्रैल का जो पीरियड बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है, वो सब चीजों को देखना। और दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी जहां तक रही बात, मेरा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट की एस्टिमेट्स है, आरबीआई की एस्टिमेट्स है, एंड अगेन आई कुड बी रॉन्ग, कि वो जो 5.5% या 6% का जो अनुमान है, मुझे लगता है कि ओवर ऑप्टिमिस्टिक है। मेरा ये मानना है कि 23-24 में ग्रोथ में नॉट बी मोर देन 4%। और इसके पीछे अगर आप देखें तो एक स्टेबल क्वार्टर ओवर स्टेबल क्वार्टर, जो दिसंबर क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स आए थे वो 4-4.5% आए थे इंडिया के, और पिछला जो 2021 का दिसंबर था वो भी एक स्टेबल था। बाकी सारे पीरियड्स के कंपैरिजंस आर नॉट करेक्ट बिकॉज वो कोविड हिट पीरियड्स थे। उसके सामने में बड़ा अच्छा लग रहा था, 7% ग्रोथ था, 10%, 15% ग्रोथ के नंबर्स था, बट वो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपको स्टेबल टू स्टेबल देखना है। और देयरफॉर मेरा ये मानना है कि द इकोनॉमी इज हेडिंग फॉर ए स्लो डाउन, विच इज वाई मुझे लार्ज कैप्स पसंद नहीं आते। मुझे लगता है लार्ज कैप्स को 7-8% जीडीपी ग्रोथ का एक माहौल चाहिए, और वो माहौल मुझे नजर नहीं आता बड़ी जल्दी आना, बिकॉज देयर आर चैलेंजेस ऑन द ग्लोबल फ्रंट। एंड हम कह दें कि हम ग्लोबल फ्रंट से, ग्लोबल हेडविंड से हम बिल्कुल ही इंसुलेटेड है, जैसा कि लोग कहते रहते हैं हिंदुस्तान में, ट्विटर पे देखता रहता हूं, एज इफ कि हम कोई अलग प्लेनेट पे हैं। साहब, वी आर अ लार्ज इकोनॉमी, वी विल बी सब्जेक्टेड टू ग्लोबल फोर्सेस। वेदर जब तेजी होगी ग्लोबल, हम भी तेजी में आएंगे, ग्लोबल मंदी होगी हम कम आएंगे, लेकिन मंदी होगी ग्रोथ रेट्स में, नो डाउट अबाउट इट। सो मेरा मानना है इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी सबड्यूड रादर देन एक्सट्रीमली स्ट्रांग इन 23-24। और राइट, तो आपको यहाँ से इस समय पर एक्यूमुलेशन जोन होता है जब अच्छे हाई क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। और शंकर शर्मा जैसे बिग वॉइसेस जब ये कहते हैं कि यहाँ से आप आगे का रिटर्न देखें, तो ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस की बात आती है। लेकिन आज किस कॉन्फिडेंस पर इंश्योरेंस स्टॉक्स चल रहे हैं, ये एक बार शरद से समझते हैं। एक ब्रोकरेज व्यू आया बड़ा, और उस रिपोर्ट में कहा क्या गया है, एक बार संतोष से भी, शरद से भी समझेंगे। लेकिन क्विक एक दो और स्टॉक्स ले लेते हैं हम संतोष से। उस बीच शरद भी माइकअप हो रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन बैंक्स में जो वॉलेटिलिटी है वो लगातार बनी हुई है। अब आप फिर से 40,000 के पास आ चुके हैं, और जो पिछले कुछ मिनटों में तेजी फिर से वापस लौटी है। अब आपको क्रूड डेरिवेटिव काउंटर्स भी प्लस होते हुए दिख रहे हैं, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स भी प्लस हुए हैं, और साथ ही बैंक्स में कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स भी ऊपर आए हैं। क्या यहाँ पर संतोष ट्रेड कहाँ दिख रहा है? बैंक्स में बड़ा ट्रेड दिख रहा है इस लेवल पर, क्योंकि बैंक्स अब लगभग आधा घंटा हो गया, ट्रेड सेटल हो गए। यहाँ से अब क्या लॉन्ग बेट्स और ली जा सकती हैं, और बैंक्स में क्या पसंद आ रहा है? यस, बैंकों में जैसे हमने कहा था, कल लार्ज कैप बैंक से आउट परफॉर्म किया था। आज कुछ मिड कैप बैंक्स कैचअप कर रही है। बंधन बैंक को आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एक कैनरा बैंक पर नजर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा डब्ल्यू बॉटम फॉर्मेशन बना है, और स्टॉक अपने 20-डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। 295 रुपए तक की अपसाइड रहेगी। मेरी नजर एक स्टॉक पर है, पेटीएम पर। इस स्टॉक में आप देखें तो करीबन इसमें 540-550 के आसपास एक बड़ी तेजी आई थी, स्टॉक करेक्ट हुआ, और उसी लेवल से फिर से इसमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से एक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए काफी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा है। यहाँ पर आप ट्रेड लीजिए 550 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में शायद ये स्टॉक फिर से 750-800 रुपए तक जाने की तैयारी कर रहा है। ओके, तो चलिए बैंक्स फाइनेंशियल्स पर तो ये नजरिया, क्विक आउटलुक आपने जाना। लेकिन इंश्योरेंस प्लेस जिसकी हम बात करें, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, मजबूती नजर आ रही है, और इस मजबूती के पीछे वजह भी है। ट्रिगर्स लेकर शरद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आप बताइए।
जी बिल्कुल, CLSA का जो है एक अपग्रेड आया है आपके लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स को लेकर, और उन्होंने कहा है कि जो नेगेटिव्स थी, जो बजट में अनाउंसमेंट्स हुई थी, उसके कारण जो है सारे जो फैक्टर्स है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं, और आगे जाते हुए जो ग्रोथ के आंकड़े वो सिर्फ 0 to लेके 4% तक रहेंगे। अब देखें तो बजट से जो है लगभग ये जो लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स है लिस्टेड शेयर्स में लगभग 7 से लेके 24% का जो है ओवरऑल गिरावट देखने मिला है। लेकिन ब्रोकिंग हाउस कह रहे हैं कि जो रिटेल प्रोटेक्शन की जो सेगमेंट है वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ मोमेंटम देखने मिली, और फर्स्ट हाफ FY24 को जो है थोड़ी सी इम्पैक्ट देखने मिल सकती है, क्योंकि प्री बाइंग हो रही है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए फरवरी और मार्च को लेके। और उनका मानना है कि आगे जाते हुए अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में जो है लॉज में चेंजेस आती है तो फेयर वैल्यू में 9 से 16% का इजाफा इंश्योरेंस कंपनीज को देखने मिल सकता है। हालांकि अगर ग्रोथ आंकड़े बात करें APE नंबर्स की या वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की, तो वहाँ पे सिर्फ 0 to लेके 3% तक का ग्रोथ रहेगा मीडियम टर्म पे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आता है कि क्या अपग्रेड्स आए हैं, तो क्या स्टॉक्स के लक्ष्य रखे हैं। सबसे पहले आता है SBI लाइफ का, यहाँ पे अपग्रेड आउट परफॉर्म से बाई कर दिया गया है, 1325 रुपये का लक्ष्य रखा है। HDFC लाइफ का जो है अपग्रेड कर दिया सेल से लेके अंडर परफॉर्म तक 500 रुपये का लक्ष्य रखा है। मैक्स फाइनेंशियल का 780 रुपये का लक्ष्य है, और आप ICICI प्रू में 485 रुपीज़ का लक्ष्य देखा गया। HDFC लाइफ का देखा जाए तो सिर्फ 4% का रिटर्न पोटेंशियल है, लेकिन जो बाकी 3 लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहाँ पे एक अच्छा रनवे देखने मिल रहा है। लगभग आप कह सकते हैं 17 से लेके 24% तक का जो है रिटर्न पोटेंशियल यहाँ से आगे देखते हुए देखने मिल रहा है। शरद, थैंक्स फॉर दैट। तो ये बड़ा अपग्रेड और कहीं ना कहीं मूवमेंट इसकी वजह से भी आता हुआ दिख रहा है। इंडिया विक्स को लेके आई रेटर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाना। इंडिया विक्स इस समय कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है, और ये देखिए 2% नीचे। आपने पहले शुरुआती गैप अप के बाद जो थोड़ा सा करेक्टिव फेज आया ना निफ्टी बैंक निफ्टी में लेके आइए इंट्राडे, इस करेक्शन में ही एक्चुअली शॉर्ट कवरिंग होगी। अगर आप वाकई मानते हैं कि आज आपको शॉर्ट कवरिंग देखिए नीचे गिरा बाजार, उसके बाद रिकवर होना शुरू हो गया। क्योंकि शॉर्ट जो है, कोई भी पोजीशन अगर आपकी शॉर्ट है, शॉर्ट ट्रेडर चढ़ते हुए बाजार में नहीं कवर करता है, वो गिरते हुए बाजार में कवर करता है। ये देखिए टॉप से नीचे आया फिर कवर आई। कुछ और स्टॉक्स की तरफ नजर डाल लेते हैं। संतोष है हमारे साथ, खुश है हमारे साथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके आइए, वहां पे काफी ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है, उसमें गुंजाइश हमारे पैनलिस्ट को शुरुआत में भी देखने को मिल रही थी। संतोष, कहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे आप? कल अगर आप 70 रुपए खा चुके हैं पॉजिटिव में, आज भी 10 टॉप में 20 रुपए थे, कहां पे स्टॉप लॉस लेके राइड करना चाहिए रिलायंस को? मेरे हिसाब से बॉटम तो बन चुका है 2200 के आसपास। 2200 के आसपास ही एग्जैक्ट मार्च के महीने में भी लास्ट महीने बड़ी तेजी देखने को मिली, 30% की रैली आई थी 2200 के लेवल से। सो एटलीस्ट हम यहाँ से एक बाउंस बैक तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। सो अगर किसी का पोजिशनल व्यू है तो उसका स्टॉप लॉस 2200 का बनता है। अगर एज ए ट्रेडिंग बेट लिया है तो 2240 का आप स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में जो पहला टारगेट आ रहा है इसमें 2320 का आ रहा है, 2320 क्रॉस करता है तो फिर 2360 2420 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओके। तो ये तो रिलायंस पर व्यू रहा, लेकिन इस बीच मिड कैप स्पेस में भी कौन से और स्टॉक्स ऊपर आए हैं जिन पर एक व्यू ले लेते हैं संतोष से। हम देख रहे थे कि जितने भी आपके कैपिटल गुड स्पेस है वो अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, और लेकिन आज थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ABB जैसे स्टॉक्स पर है। लेकिन अब इस बीच कुछ रूरल सेंटिमेंट से जुड़े हुए स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं। इमामी में 6% का मूव है, 5% का मूव है। इनफैक्ट ट्राइडेंट जैसे काउंटर्स में भी 6-6.5% का मूव है। FMCG प्ले में इमामी का ये मूव थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। संतोष, चार्ट्स पर कितनी स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ से भी? इमामी की बात करें तो कंटिन्यूसली एक फॉल दिखा रहा था और एक आज डेड कैट बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो मैं खरीदारी की सलाह तो नहीं दूंगा क्योंकि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। ऊपर में हो सकता है फिर 380 के आसपास ये तेजी अटकती हुई नजर आए। सो एज ए ट्रेडिंग बेट लेना चाहते हो तो शायद मुझे लगता है 10-15 रुपए की अपसाइड और देखने को मिल सकती है, या बेटर इसको अवॉइड करें। रिस्की शेयर है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इसका डाउन है। अवॉइड करने की राय इस वक्त इमामी। आप चार्ट्स हम देख रहे हैं, मजबूती जरूर नजर आ रही है, लेकिन पोजीशन से उसे इंटैक्ट रहे, नई पोजीशंस के लिए दूर रहने की राय। लेकिन आज ऑटो सेक्टर पर नजर होनी चाहिए। एक तो गुड़ी पाड़वा का मौका है, और आज ही नहीं, आज से कुछ दिनों तक ऑटो सेक्टर पर एक फोकस होना भी चाहिए। पिछले ऑटो सेल्स के फिगर्स कमर्शियल व्हीकल के लिए अच्छे थे। टाटा मोटर्स, M&M जैसे स्टॉक्स में तो मजबूती है जिसका जिक्र हमने किया ही। संवर्धना, मदरसन, इस पर संतोष एक बार राय दीजिए। करीब आधे से 1% की तेजी हम देख रहे हैं। इनफैक्ट वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं और प्राइस इंक्रीज का भी कैंडिडेट है ये।
स्टॉक की बात करें तो स्टॉक एक ओवरऑल वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन एक फॉल के बाद 64-65 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट ले रहा है। अभी दो तीन दिन पहले एक बड़ी डील देखने को मिली थी, उसके बाद ये कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। सो किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो मेरे हिसाब से 63 का स्टॉप लॉस माइंड में रखे। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है स्टॉक में तो शायद हमको ये जो गैप बनी थी ब्लॉक डील की वजह से 74 से 76 के बीच में वो फिल अप होती नजर आएगी, तो अपसाइड में शायद हमको 76 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। बात कर रही हैं तो लैंडमार्क कार्स के स्टॉक को देखिए, आज 4% ऊपर है। गुड़ी पड़वा के मामले को लेके लोग अपनी नई मर्सिडीज बुक करा रहे होंगे। ये देखिए डेज हाई पे। संतोष, लैंडमार्क कार्स, इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू बताएं, क्योंकि गिरावट में काफ़ी नीचे में डॉक्टर साहब एक महीने का लेके आइए, करेक्ट हुआ ये टॉप से नीचे में काफ़ी लोगों ने ऐड किया इसको जो शुरुआत में ले नहीं पाए थे। ये देखिए एक महीने में 100 रुपये नीचे 600 वाला 500 में मिल रहा था। तो ये पोजिशनली भी क्या अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है? चार्ट देख के बताएं संतोष। इस स्टॉक की बात करें तो इसका लिस्टिंग डे का हाई 481 रुपए के आसपास था, और इसने जैसे ही वो हाई क्रॉस किया था हमने एक अच्छी तेजी देखी थी स्टॉक में। फिर हमने हाई बनते देखे थे करीबन 650 रुपए के आसपास। फिर अभी जो मार्केट की गिरावट में इसने भी पार्टिसिपेट किया और वापस वही 480-81 के लेवल से बाउंस बैक करते नजर आ रहा है। तो अगर ये एरिया एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है तो मेरे हिसाब से लेवल काफी अच्छा है, आप खरीद सकते हैं। नीचे आप 460 का पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर इसमें फिर से वही मोमेंटम बनता है तो जो पुराने हाई लगे थे 650-660 के वो देखने को मिलेंगे। हो सकता है 660 क्रॉस करता है तो और तेजी बनती दिखे। अच्छा संतोष, वापस लौटते हैं आपके पास। बाजार में आज थोड़ी हरियाली नजर आ रही है, लेकिन देश भर में भी फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, साउथ में युगादी, नॉर्थ में नवरात्रों की शुरुआत। तो हमने सोचा कि आपके लिए थोड़ा सी एक झलक लेके आते हैं कि फेस्टिविटीज़ ऑन ग्राउंड कैसी हो रही है। हमारी सहयोगी सृष्टि अभी हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। वो इस समय कहाँ पे है? सृष्टि, आपके पीछे डांसर्स नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत ही शानदार ट्रैफिक भी है थोड़ा बहुत। तो कहाँ पे है और ये कहाँ पे मनाया जा रहा है इस समय? आप खुद भी काफ़ी अच्छी ड्रेस्ड अप हैं आज पूरे फेस्टिव माहौल में, कहाँ पे हैं आप? जी बिल्कुल, आज जो है वो गुड़ी पड़वा का त्यौहार है। महाराष्ट्र लोगों के लिए जो है वो न्यू ईयर होता है गुड़ी पड़वा, और हिंदुओं के 7 दिन मुहूर्तों में से एक भी होता है। तो काफ़ी जो है ऑस्पिशियस जो है वो माना जाता है ये त्यौहार, और काफ़ी धूमधाम से मुंबई के गिरगांव में ये त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से तैयार हुई है ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो हाथ में झंडे लेके इस प्रोसेस से, झांकियों से अलग अलग जो है जो झांकियाँ निकाली गई है। आगे सबसे आगे की जो झांकी है तो वहाँ पे गणपति बाप्पा है। कोई भी जो इंडियन त्यौहार मनाते हैं हम, वो गणपति बाप्पा के बिना अधूरा रहता है। तो सबसे पहले झांकी बनती है। पीछे अगर आप देखें तो पीछे जो है वो एक देवी की जो है बहुत बड़ी मूर्ति है जो इन झांकियों में से निकल रही है। तो काफ़ी मराठी जो है वो सिग्निफिकेंट जो है दिख रहा है। मराठी जो ट्रेडिशन है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फॉलो की जा रही है। यहाँ पे जो लड़के लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ जो है काफ़ी सुंदर अटायर्स पहन के आए हैं, काफ़ी सुंदर तरीके से तैयार होकर आए हैं। वैसे ही हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। गुड़ी पड़वा की शुभेच्छाएं आपको। बताइए कैसे लग रहा है, कितना स्पेशल है गुड़ी पड़वा? बहुत स्पेशल है क्योंकि हम लोग टाउन साइड में रहते नहीं है, हम लोग उस तरफ से आए हैं, बोरीवली दहीसर से आए हैं स्पेशली इसके लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, वाइब बहुत अच्छी है और पारंपरिक पद्धति में ये परेड हो रहा है एकदम, और बहुत मजा आ रहा है। ये हमारा दूसरा साल है हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाइब तो वाकई काफी अच्छी है। ये वाइब जो है थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होना मांगता है, राइट? बॉम्बे स्टाइल में, है कि नहीं? ये जारी रहना मांगता है। आ तो जाती है थोड़ी थोड़ी ग्रीन शूट्स, लेकिन फिर चले भी जाते हैं।